नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में प्रारंभिक परीक्षा 2017 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया जाएगा। इन प्रश्नों की उपयोगिता आरओ के अतिरिक्त बीईओ के एग्जाम में, पीसीएस के प्रारंभिक एग्जाम में, साथ ही साथ एलटी ग्रेड में जो कॉमन सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर समान रूप से होगी। साथ ही साथ जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन सिलेबस में है वहां पर भी इन प्रश्नों की उपयोगिता निश्चित रूप से होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पहले प्रश्न में सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ आचार्य की सूची है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित सिद्धांत की। तो आइए इसको देखते हैं। ए विकल्प में लिखा हुआ है लकुलिश। आचार्य लकुलिश का संबंध पाशुपत सिद्धांत से है, इसलिए आप ए को तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम बात करें नागार्जुन की, तो नागार्जुन का सिद्धांत शून्यवाद से है, तो आप बी को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम बात करें भद्रबाहु की, तो भद्रबाहु का संबंध जैन से है, यानी यहां पर आप सी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। और डी विकल्प में लिखा हुआ है गोसाल। गोसाल का संबंध आजीवक संप्रदाय से है या आजीवक सिद्धांत से है, तो यहां पर आप एक के साथ सुमेलित कर देंगे। इस प्रकार यहां पर आपने इस सूची को सुमेलित किया और 3, 2, 4, 1 का यहां पर बन रहा है। इस प्रकार यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। यहां पर आपने आचार्य और सिद्धांत को देख लिया। ये जो गोसाल लिखा है इनका पूरा नाम मखली गोशाल है, याद रखेंगे। यदि हम कुछ और संप्रदाय और उनके संस्थापक को देख लें तो आपसे पूछा जाता है बरकरी संप्रदाय। याद रखिएगा, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। इसी प्रकार श्री वैष्णव संप्रदाय के संपादक रामानुज थे। घोर अक्रियावाद, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, इसके संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। इनको भी याद रखेंगे आप। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। देखिए यहां पर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात करेंगे तो आपका संबंध हो जाएगा विकल्प बी से। विकल्प बी में लिखा है बुद्ध धम्म संघ, यानी प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी सही हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। आइए इसकी डिटेल व्याख्या को देखते हैं। बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो त्रिरत्न भी है और त्रिपिटक भी है। त्रिरत्न पूछा गया आपके प्रश्न में, तो यहां पर आपने बुद्ध, धम्म और संघ को बताया। यदि आपसे त्रिपिटक पूछा जाता तो आप सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक को बताते। यहां पर देखिए पिटक से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जाता है कि बुद्ध के उपदेश किस पिटक से संबंधित है, तो याद रखिएगा बुद्ध के उपदेश सुत्त पिटक से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए कि बौद्ध संघ के नियम किससे संबंधित है, तब आपका जवाब होगा विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। क्लियर है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और यदि हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होते हैं। इस प्रकार आपने प्रश्न संख्या 2 को विस्तार में देखा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला दिया है, अब अभिलेख और शासक के नाम दिए गए। यहां पर नासिक अभिलेख, याद रखिएगा नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र से है। यहां पर गौतमी पुत्र की जगह पर गौतमी बलश्री भी लिखा जा सकता है। बी में लिखा है हाथी गुम्फा अभिलेख, याद रखिएगा इसका संबंध खारवेल से है। सी में लिखा है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख का संबंध यहां पर पुलकेशिन द्वितीय से लिखा है, ये यहां पर मिसमैच है। ये जो भीतरी अभिलेख है इसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से नहीं बल्कि स्कंद गुप्त से है, यानी यहां पर आपका विकल्प सी आंसर हो जाएगा। भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से नहीं बल्कि स्कंद गुप्त से संबंधित है। अगला है गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, ये सही है। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर एक्सप्लेनेशन में उन अभिलेख और नाम का जिक्र किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो और अभिलेख इंपॉर्टेंट है उनके नाम का भी जिक्र यहां पर करना आवश्यक है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा प्रतिहार शासक थे नरेश भोज, उनसे संबंधित है ग्वालियर अभिलेख। इसी प्रकार से एक प्रचलित है प्रयाग प्रशस्ति, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए मंदसौर अभिलेख, याद रखिएगा ये जो मंदसौर अभिलेख है ये रेशम बुनकरों से संबंधित है। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया है। और मंदसौर अभिलेख मालवार नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात आप यहां पर जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए जरा इसकी विस्तृत व्याख्या को देखते हैं।
याद रखिएगा ये जो धर्मपाल था, ये पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम का पुत्र था। यदि हम धर्मपाल के शासनकाल की बात करें तो 770 से 810 तक इसका शासनकाल था। याद रखिएगा धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। अभी आपने मूल प्रश्न में पढ़ा कि धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके साथ ही साथ धर्मपाल के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों का दान किया गया था। यह भी बात आपको याद रखनी होगी। इसके साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी के एक कवि थे जिनका नाम सोडल था। उन्होंने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर धर्मपाल के बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो शासक हैं, ये सभी शासक चंदेल वंश से संबंधित हैं। यदि हम बात करें विद्याधर की, तो विद्याधर का शासनकाल 1019 से 1029 तक था। धंग की बात करें तो इसका शासनकाल 950 से 1002 ईस्वी तक था। यशोवर्मन की बात करें तो यशोवर्मा की का जो कार्यकाल था वो 930 से 950 तक था। और कीर्तिवर्मा की बात करें तो 1060 से 1100 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न संख्या 5 में आपका जो सही विकल्प हो रहा है वो हो रहा है 3, 2, 1, 4 का। और यहां पर प्रश्न संख्या 5 में विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की थी। तो याद रखिएगा मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो किसकी थी? आदि वराह की। और ये जो मिहिर भोज था ये गुर्जर प्रतिहार शासक था। यानी प्रश्न संख्या 6 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 पर चलने से पहले जरा इसकी विस्तृत व्याख्या देख लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि जो मिहिर भोज था ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। याद रखिएगा मिहिर भोज को भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इसके शासनकाल की बात करें तो याद रखिएगा इसका शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक था, 836 से 885 ईस्वी तक। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो मिहिर भोज था ये वैष्णव धर्म का उपासक था, यानी भगवान विष्णु को मानने वाले संप्रदाय का। दूसरी बात, इसने अपने सिक्कों पर अभी आपने देखा कि आदिवराह की उपाधि अंकित की थी। एक अरब यात्री था जिसका नाम था सुलेमान। इस सुलेमान ने अपने यात्रा वृतांत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे बताया गया था? मिहिर भोज को। और किसने बताया था? सुलेमान ने। और सुलेमान कहाँ का कैसा यात्री था? ये अरबी यात्री था। याद रखिएगा ये अरबी यात्री 9वीं सदी में भारत आया था। कौन? सुलेमान। और इसके यात्रा वृतांत से पाल और प्रतिहार वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। पहला दिया है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी का स्थानांतरण किया था वो 1327 ईस्वी में किया था। यदि हम अफगानपुर षड्यंत्र की बात करें तो ये षड्यंत्र 1325 ईस्वी में हुआ। तीसरा दिया है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी से संबंधित है। इस प्रकार अब आप इसके कालानुक्रम को सेट कर लेंगे और प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 8 में सूची को सुमेलित करना है। देखिए ए में लिखा हुआ है रणथंभौर। याद रखिएगा रणथंभौर का संबंध किससे है? तो ये हमीर देव से है, यानी आप ए को तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ का संबंध राणा रतन सिंह से है, यानी आप बी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी का संबंध राजा राय रामचंद्र से है, यानी आप सी को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। और गुजरात की बात करें तो गुजरात से संबंधित है कर्णदेव, यानी आप डी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे। और इस प्रकार से जो आपका सही कूट बन रहा है 3, 4, 2, 1 का बन रहा है, यानी प्रश्न संख्या 8 में आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प डी, यानी प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहां पर नहीं पर ध्यान देंगे। यात्री दिया है और उनके गृह देश की बात की जा रही है। यदि हम बात करें इब्न बतूता की तो आप सभी को पता है कि इब्न बतूता मोरक्को का था, ये बिल्कुल सही है। मार्को पोलो जो यात्री था इसका संबंध इटली से है, ये भी सही है। यदि हम अब्दुल रज्जाक की बात करें तो इसका संबंध तुर्की से नहीं, इसका संबंध ईरान से है। ठीक है, यानी यहाँ प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। यदि हम नूनीज की बात करें तो नूनीज का संबंध पुर्तगाल से था, ये बिल्कुल सही दिया है। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक का संबंध ईरान से है। अगला देखिए,
इब्न बतूता से संबंधित कुछ और प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि इसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला। ये अरबी भाषा में लिखा गया और जो रेहला है इससे 14वीं सदी के भारतीय उपमहाद्वीप की जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम मार्को पोलो की बात करें तो याद रखिएगा 13वीं सदी के अंत में पांड देश की यात्रा पर आया था मार्को पोलो। इतनी बात आपको यहां पर जरूर याद रखनी होगी। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। तो यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो दीवान ए अमीर कोही विभाग था ये किससे संबंधित था, तो आपका जवाब होगा कृषि विभाग से संबंधित था। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए इसकी और विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। यदि हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था। ये भी बात याद रखेंगे। और मैंने मूल प्रश्न में आपको बताया था कि दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां की भी उपाधि प्राप्त थी। ठीक है। जो राजमुंदरी का एक अभिलेख है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। तो दुनिया का खान मोहम्मद बिन तुगलक को किसमें कहा गया? राजमुंदरी के अभिलेख में। याद रखिएगा ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये स्वप्नशील, पागल और रक्त पिचासु भी इसे कहा जाता था। इतनी बात आपने यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखी। ये जो विकल्प में और नाम दिए गए हैं ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा जो विभाग की स्थापना की गई है ये परीक्षा में पूछी जाती है। तो आइए इसको 360 डिग्री में कवर करते हैं। ये जो बलवन का नाम दिया गया है विकल्प ए में, बलवन ने जो विभाग की स्थापना की थी वो है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना बलवन ने की थी और ये सैन्य विभाग से संबंधित है। यदि हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम था बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण के लिए जो उसने विभाग की स्थापना की थी वो था दीवान ए रियासत। ये कई बार मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तक राज की भी स्थापना की थी जो कि वित्त विभाग से संबंधित है। यानी अगर पूछा जाए कि दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने और वित्त विभाग से संबंधित है। और जो अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा प्रमुख विभाग है वो है दीवान ए वकूफ। ये जो दीवान ए वकूफ है इसका संबंध व्यय विभाग से है। याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की डिटेल बात हो चुकी है। यदि मैं बात करूं फिरोज शाह तुगलक की, तो याद रखिएगा ये जो फिरोज शाह तुगलक है इसने दासों के देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आपने नाम सुना होगा दारुल शफा का। ये जो दारुल शफा है ये खैराती अस्पताल था और इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि दीवान ए इस्तेहाक इसकी स्थापना किसने की थी, तब भी आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक ने। इतनी बात आप याद रखेंगे, उसके बाद आप आयोग को प्रश्न पूछने दीजिए, आप निश्चित तौर पर उसका आंसर कर पाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। तो याद रखिएगा चिराग ए दिल्ली के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो है नासिरुद्दीन। यानी प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी सही हो जाएगा। नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है और ये चिश्ती संत हैं। अभी आपने मूल प्रश्न में पढ़ा कि जो नासिरुद्दीन है ये एक चिश्ती संत है और इनकी जो उपाधि है वो चिराग ए दिल्ली है। याद रखिएगा नासिरुद्दीन ने तौहीद ए इलाही की भी रचना की थी। यदि हम बात करें निजामुद्दीन औलिया की, तो निजामुद्दीन औलिया ने महबूब ए इलाही की उपाधि धारण की थी। यदि बात की जाए बाबा फरीद की, तो बाबा फरीद को फरीउद्दीन गंज ए शकर के नाम से जाना जाता है। बाबा फरीद को फरीउद्दीन गंज ए शकर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं ये 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव डाली थी। इस प्रकार आपने सभी विकल्प को भी कवर कर लिया। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखिए। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। तो आपका सही जवाब होगा यहां पर जो शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था वो चलवाया था बाबर ने। यानी प्रश्न संख्या 12 का विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो ये शाहरुख नामक चांदी का सिक्का था इसका प्रचलन भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। याद रखिएगा बाबर ने पानीपत की विजय की स्मृति में काबुल वासियों को एक एक शाहरुख का सिक्का उपहार में दिया था और ये जो शाहरुख सिक्का था ये चांदी का सिक्का था। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपको विद्रोह और उनके ईयर दिए गए हैं। इस सूची को आपको सुमेलित करना है। देखिए सबसे पहला जो ए में विद्रोह दिया है वो है अहोम विद्रोह। याद रखिएगा अहोम विद्रोह 1828 में, यानी आप ए को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 में, यानी आप बी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे।
यदि आप संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से 1856 के बीच में, यानी आप सी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम मोपला विद्रोह की बात करें तो मोपला विद्रोह 1921 से संबंधित है, यानी आप यहाँ पर डी को तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे और आपका सही कूट बनेगा 2 4 1 3 का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प ए। याद रखेंगे यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि चंपारण कृषि जांच समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। याद रखिएगा ये जो इसमें नाम दिए गए हैं, इसमें एफ जी स्लाई, डीजे रीड और महात्मा गांधी इस चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे, लेकिन अनुग्रह नारायण इसके सदस्य नहीं थे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि हम इसकी डिटेल व्याख्या को देखें तो आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि चंपारण के किसानों की दुर्दशा को जांच करने के लिए जो बिहार के लेफ्टिनेंट थे उनका नाम क्या था, एडवर्ड गाइड। यानी बिहार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड थे, इन्होंने कृषि जांच समिति का गठन किया था। और ये कृषि जांच समिति किसकी अध्यक्षता में थी, तो जो विकल्प ए में नाम आप देख रहे हैं एफ जी स्लाई का, इनकी अध्यक्षता में इन्होंने इस कृषि जांच समिति का गठन किया था, जिसका नाम था चंपारण कृषि जांच समिति। यदि हम बात करें कि इसमें कौन कौन सदस्य थे, तो इसमें महात्मा गांधी, जी राइनी, डीजे रीड, MEL टेबर, LC आदामी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, ये सभी लोग इसमें सदस्य थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी थी। तो याद रखिएगा पंजाब में कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए इसकी जरा डिटेल व्याख्या को देख लीजिए। ये जो कूका आंदोलन है, इसकी शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, और ये 1840 ईस्वी में पंजाब में की गई थी। याद रखिएगा ये जो कूका आंदोलन था वो मूलतः एक धार्मिक आंदोलन था, जो बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। यदि हम बात करें भगत जवाहर मल की, तो इनको सियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां पर नहीं पर आप ध्यान देंगे। विकल्प ए में लिखा है स्थानीय स्वशासन और लिखा है लॉर्ड लिटन। ये पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन का संबंध लॉर्ड रिपन से है। जरा बी विकल्प को भी देख लीजिए, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली, बिल्कुल सही है। राज्य अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। और स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कार्नवालिस, ये भी सही है। यानी प्रश्न संख्या 16 का विकल्प ए सही हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना लॉर्ड रिपन के द्वारा दी गई थी। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर नाम दिया गया है। यदि मैं गवर्नर जनरल की बात करूं तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जो नाम दिए गए हैं जरा इनसे रिलेटेड और कामों को भी कवर कर लेते हैं, तो ये प्रश्न 360 डिग्री में कंप्लीट हो जाएगा। यही होता है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने का सही तरीका। यदि मैं लॉर्ड रिपन की बात करूं तो आप सभी को पता है कि स्थानीय स्वशासन के अतिरिक्त इल्बर्ट बिल विवाद जो था ये लॉर्ड रिपन से चिपका हुआ है। क्लियर है? यानी इल्बर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। यहां एक बात और याद रखिएगा, अभी आपने देखा था कि जो सूची उसमें जो सुमेलित नहीं था उसमें लॉर्ड लिटन का नाम दिया था। आप सभी को याद होगा कि लॉर्ड लिटन ने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। उस वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपने 2 फैक्ट कवर कर लिए। और यदि मैं बात करूं लॉर्ड वेलेजली की, तो लॉर्ड वेलेजली का संबंध सहायक संधि से है और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से भी संबंधित है। यदि मैं लॉर्ड डलहौजी की बात करूं तो राज्य अपहरण नीति से के अतिरिक्त भारत में पहली बार रेलवे लाइन और तार सेवा का आरंभ करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। यदि मैं लॉर्ड कार्नवालिस की बात करूं तो बहुत प्रचलित नाम है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अतिरिक्त लॉर्ड कार्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवा की भी स्थापना की थी, इसीलिए लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था के जन्मदाता भी लॉर्ड कार्नवालिस थे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहां पर है, तो आपका जवाब होगा गाजीपुर में। एक प्रश्न और लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित पूछा जा सकता है कि जो कंपनी के अधिकारी थे उनकी निजी व्यापार की जो महत्वाकांक्षा थी उसको समाप्त करने का इन्होंने एक कानून बनाया और साथ ही साथ उनको उपहार लेना भी प्रतिबंधित किया। यह काम भी लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। यहां पर घटनाओं को एक कालानुक्रम उनका व्यवस्थित करना है। इसमें से कई घटनाएं आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला दिया गांधी इरविन समझौता। आप सभी को याद होगा कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 से संबंधित है। यदि हम सांप्रदायिक पंचायत की बात करें यानी कम्युनल अवार्ड, जो कि उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इस निर्णय को लिया गया था, तो आप सभी को पता है कि ये 16 अगस्त 1932 से संबंधित है।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 से संबंधित है। और यदि हम नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो 28 अगस्त 1928 से संबंधित है। आपने सभी घटनाओं का ईयर देख लिया। इस प्रकार जो आपका सही कोड बनेगा वो विकल्प डी का बनेगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा सीआर दास। सीआर दास का पूरा नाम चितरंजन दास था। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो चितरंजन दास थे इनको देशबंधु उपनाम से भी जाना जाता है। यहां पर विकल्प ए में जी के गोखले लिखा हुआ है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आप इन्हें भी याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन रूबिकान का ये जो कूट शब्द है ये भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग लिया जाना था? देखिए, शब्द लिखा हुआ है किस संदर्भ में प्रयोग लिया जाना था, यानी ऑपरेशन रूबिकान का जो कूट था ये प्रयोग में नहीं आया। तो याद रखिएगा, जब गांधी जी जेल में आमरण अनशन में थे तो जब गांधी जी की जो मृत्यु की सूचना थी वो उसको बताने के लिए ऑपरेशन रूबिकान कोड का प्रयोग किया गया था। यानी प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी गांधी जी की जब आमरण अनशन के दौरान मृत्यु हो जाती तो इसकी सूचना देने के लिए ऑपरेशन रूबिकान नामक कोड शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? आप सभी को पता है कि गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में बंद किया गया था और ये जो ऑपरेशन रूबिकान है इस शब्द का चुनाव लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20। यहां पर आपको सूची सुमेलित करनी है। दिया है पहला समाचार दर्पण। समाचार दर्पण का संबंध जेसी मार्क्समैन से है, यानी आप प्रश्न संख्या 20 में जो ए विकल्प है इसको आप चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। जेसी मार्क्समैन का संबंध समाचार दर्पण से है। यदि हम मिरातुल अखबार की बात करें तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय यानी ए के साथ सुमेलित करेंगे। केसरी का संबंध बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक से है, तो आप सी को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम यंग इंडिया की बात करें तो पिछली बार भी चर्चा हुई थी, ये महात्मा गांधी से संबंधित है, इसलिए आप डी को तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे और जो सही कूट बनेगा वो 4 1 2 3 का बनेगा। और प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा वो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न भी आपके यहाँ बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आइए इसको जरा और 360 डिग्री में कवर करें। यदि हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो अभी आपने मिरातुल अखबार तो कवर किया। याद रखिएगा, संवाद कौमुदी का संबंध भी राजा राम मोहन राय से है और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यदि हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो पिछली बार मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि कई बार इनकी पत्र पत्रिकाओं के नाम भी पूछे जाते हैं और वो किस भाषा में लिखे गए ये भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर केसरी का जिक्र हुआ तो याद रखिएगा केसरी मराठी भाषा में लिखा गया, और जो ये मराठा था ये समाचार पत्र साप्ताहिक था और ये अंग्रेजी भाषा में था। इसके अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक के बारे में गीता रहस्य को आपने पढ़ा था, मैंने आपको इसको कवर कराया था। यदि हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी यंग इंडिया के अतिरिक्त हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और हिंद स्वराज ये सभी किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, और आप इनको जरूर याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा है? दिया है मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, शौकत अली मलिक और मेजर करतार सिंह। यहाँ जितने भी विकल्प हैं वो सभी आजाद हिंद फौज से संबंधित है, इसलिए प्रश्न संख्या 21 विवादित होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। यहां पर घटनाओं का कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। यदि हम अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 से संबंधित है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 से, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और सांप्रदायिक निर्णय जिसको आपने कम्युनल अवार्ड कहा था ये 16 अगस्त 1932 से संबंधित है। इस प्रकार अब आप इसके कूट को व्यवस्थित कर लेंगे और विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है, ये भूगोल से संबंधित प्रश्न अब शुरू हो गए हैं। पृथ्वी की सतह पर वह भाग कौन सा है जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है? देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। उसको अधिकेंद्र कहते हैं जहां पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, यानी प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम इसकी डिटेल व्याख्या को देखें तो याद रखिएगा, जिस जगह पर भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको भूकंप मूल कहा जाता है। और जिस सतह पर भूकंपी तरंगें सर्वप्रथम रिकॉर्ड होती हैं उसको क्या कहते हैं? तो मूल प्रश्न में बताया गया कि उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम अधिकेंद्र से ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में आपको पहाड़ियों को राज्यों से संबंधित करना है। तो यहां पर ए में लिखा है गारो पहाड़ियां, तो याद रखिएगा जो गारो पहाड़ी है इनका संबंध किससे है? मेघालय से, यानी आप ए के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम मिरी की बात करें तो मिरी का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से, यानी आप बी को तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे और गारो को ए के साथ। कोल्लई मलाई, ये जो कोल्लई मलाई
पहाड़ियां हैं, ये किससे संबंधित हैं? तमिलनाडु से, तो आप सी को दूसरे के साथ सम्मिलित करेंगे। यदि हम बात करें डालमा पहाड़ियों की, तो ये झारखंड से संबंधित हैं, तो आप डी को चौथे के साथ सम्मिलित करेंगे। इस प्रकार जो आपका सही कोड बनेगा वो 1 3 2 4 का बनेगा और इस प्रकार प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, 1 3 2 4। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। याद रखिएगा, यदि राज्यों की बात की गई तो राज्यों की संख्या 9 है और यदि इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर दिया जाए तब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। आइए जरा 9 राज्य की बात देख लें जहां पर तटीय क्षेत्र हैं, जैसे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय राज्य हैं। यदि हम 4 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन दीव। अब इसको एक ही में कर लिया गया है, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो संख्या कितनी? 13 हो गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अभी आपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे उसमें एक फैक्ट और पढ़ा था। आपसे ये पूछा गया था कि सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य में है, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य उसमें नंबर 1 पर है और आप सभी को पता है कि तटीय सीमा की लंबाई के मामले में दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और तीसरे पे तमिलनाडु है। तो इस फैक्ट को भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 26 और पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो अब ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है। आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। और याद रखिएगा, ये जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी बात, यदि हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू, गोंड, धुरिया, पहरिया, खरवार, बैगा, ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू, गोंड, धुरिया, पहरिया, खरवार और बैगा। और यदि हम उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर भी भोटिया, बुक्सा, थारू और जौनसारी और राजी जनजाति पाई जाती। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 27, ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 के स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है कि मिट्टी की प्रजातियों में जो मृतिका है ये अधिकतम जल धारण करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी मिट्टी की प्रजातियों में मृतिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण में कहा जा रहा है कि जो मृतिका है इसके रंध्राकाश बड़े आकार के होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। इसलिए प्रश्न संख्या 27 का विकल्प यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। याद रखिएगा, जो मृतिका के रंध्राकाश हैं ये छोटे आकार के होते हैं, ये लगभग 0.002 mm के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होंगे। याद रखिएगा, जो मृदा में जल धारण करने की क्षमता होती है ये इनके रंध्राकाश के ऊपर, इनके आकार के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, यदि रंध्राकाश बड़े आकार के होंगे तो उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होगी, जबकि अभी आप ये पढ़ रहे हैं कि जो मृतिका है इसमें अधिकतम जल धारण करने की क्षमता है। इसका मतलब ये स्वाभाविक सी बात हो गई कि इसके जो रंध्राकाश है वो छोटे आकार के होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि यदि रंध्राकाश बड़े आकार के होंगे तो उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होगी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है, ये भी इसी से संबंधित है। मिट्टियों की जल धारण करने की क्षमता के आधार पर घटता हुआ क्रम बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, मृतिका जिसमें सर्वाधिक जल धारण क्षमता, उसके बाद गाद और उसके बाद बालू आता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 28 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 29 में कि यहाँ पर बांध और नदियों का नाम दिया गया है, इस सूची को सुमेलित करिए। यहाँ पर देखिए दुलहस्ती दिया गया है। याद रखिएगा, दुलहस्ती बांध का संबंध किससे है? चिनाब नदी से, यानी यहाँ पर ए को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम गांधी सागर की बात करें तो गांधी सागर का संबंध चंबल नदी से है, यानी यहाँ पर आप बी को एक के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम उकाई बांध की बात करें तो उकाई बांध का संबंध तापी नदी से है, यानी आप सी को तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम तवा बांध की बात करें तो ये तवा नदी पर है और डी को आप चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। इस प्रकार जो कूट बनेगा वो 2 1 3 4 का होगा और यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, 2 1 3 4। ठीक है, यहाँ पर आपने ये बांध और नदी देखी। आइए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो जो नदियां दी गई इन पर निर्मित अन्य बांध को भी कवर कर देते हैं। जैसे चिनाब नदी है, चिनाब नदी आपको जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बहती है और इस पे अभी आपने पढ़ा कि दुलहस्ती बांध है। याद रखिएगा, यदि आपसे बगलिहार पूछा जाए तो बगलिहार प्रोजेक्ट भी चिनाब नदी पर है। क्लियर है? यदि हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि गांधी सागर बांध जो है ये किस पर है? चंबल नदी पर है।
याद रखिएगा ये जो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। चंबल नदी की कुछ और परियोजना में जैसे जवाहर सागर, तो जवाहर सागर भी चंबल नदी पर है लेकिन ये राजस्थान में है। चंबल नदी पर एक और प्रचलित नाम है, वो है राणा प्रताप सागर का। राणा प्रताप सागर परियोजना भी चंबल नदी पर और ये राजस्थान में। क्लियर है। यदि हम तापी नदी की बात करें तो तापी पर अभी आपने उकाई को देखा, और ये जो उकाई है ये कहां पर, गुजरात में। क्लियर है। गुजरात में ही एक है काकरापार, ये भी तापी नदी पर ही है, ठीक है, और गुजरात में ही है। यदि हम तवा की बात करें तो तवा नदी पर अभी आपने तवा परियोजना को देखा, यानी तवा बांध को, और ये किस स्टेट में है, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात आप यहां पर जरूर याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 30 को देखिए। पूछा जा रहा है कि कौन सी सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों के लिए प्रमुख स्रोत है। क्लियर है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो धारवाड़ समूह है, यानी यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। जो धारवाड़ समूह है ये समूह धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखेंगे प्रश्न संख्या 30 का विकल्प डी सही हो जाएगा यहां पर। क्लियर है। आइए जरा इसकी डिटेल व्याख्या को देख लेते हैं। धारवाड़ सेल समूह जो है भारत में धात्विक खनिजों का स्रोत है, ये मैंने अभी आपको बताया। इससे सोना, लोहा, अब्रक, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज, ये धातुएं धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त होती हैं। क्लियर है। यहां एक बात और याद रखिएगा, आपने विकल्प सी में देखिए गोंडवाना समूह देखा है। ये जो गोंडवाना समूह है ये कोयले के निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो इन दोनों फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, और ये दोनों फैक्ट्स परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि चुकवी का माटा जो कि चिली में है, ये चुकवी का माटा किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो जैसे आपने चिली का नाम देखा, आपके दिमाग में तुरंत तांबे की बात आ गई। ठीक है। तो ये जो चुकवी का माटा है चिली में, ये तांबे से संबंधित है, इसलिए प्रश्न संख्या 31 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व में तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है, चिली है। क्लियर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे पेरू है और तीसरे नंबर पे चीन है, यानी विश्व में जो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, दूसरे पे पेरू और तीसरे पे चीन है। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। अगला जो है घास के मैदान और देश से संबंधित प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है। आइए जरा इसको सुमेलित करते हैं। यहाँ पर पहला जो घास का मैदान दिया है वो दिया गया है पंपास। ये जो पंपास घास का मैदान है ये अर्जेंटीना से संबंधित है, इसलिए ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि मैं बात करूं पुस्टैज की, तो पुस्टैज या इसको पुस्टाज भी पढ़ा जाता है, इसका संबंध किसे, हंगरी से संबंधित है। ठीक है। तो ये बी को आप चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम वेल्ड की बात करें, बहुत पूछा जाता है, तो वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, यानी सी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। डाउन्स की बात करें तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है। यानी इस प्रकार जो कूट बनेगा वो 3, 4, 2, 1 का बनेगा, और प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। क्लियर है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो घास के मैदान है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो और घास के मैदान है उनको भी यहाँ पर कोरिलेट करके इस प्रश्न को 360 डिग्री में कवर कर देना चाहिए, और उसके बाद आयोग से ये बोलना चाहिए कि अब आप प्रश्न बनाइए, मैं तैयार हूँ। आइए जरा कवर कर लेते हैं। एक पूछा जाता है स्टेपी। याद रखिएगा स्टेपी जो घास के मैदान है ये यूरोप और उत्तरी एशिया में इनका विस्तार है। ठीक है। प्रियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियरी घास के मैदान अमेरिका से संबंधित है। ठीक है। कैंटरबरी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड से संबंधित है। ठीक है। सवाना घास के मैदान पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इनका विस्तार पाया जाता है। टैगा की बात करें तो ये यूरोप और एशिया में है। ठीक है। अगर इतने घास के मैदान को आपने यहाँ पर कोरिलेट कर लिया तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 33। यहाँ पर जापान के 4 द्वीपों की बात की जा रही है, और पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण का उनका कौन सा अनुक्रम सही है, यानी इन चारों द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यदि हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखें तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, यानी यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 का विकल्प सी सही हो जाएगा। ये सभी द्वीप जो हैं ये कहाँ पर हैं, जापान में। और याद रखिएगा जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, होन्शु द्वीप है। याद रखेंगे होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक प्रश्न और यहाँ बनता है, उसको भी कोरिलेट कर दीजिए, ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। पूछा जाता है कि जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो किस द्वीप पर है, तो याद रखिएगा वो होन्शु द्वीप पर है। क्लियर है। सबसे बड़ा द्वीप भी है और होन्शु द्वीप पर राजधानी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का जो सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा जन्म नियंत्रण, यानी माल्थस के अनुसार जन्म नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावकारी उपाय है। प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। अभी आपने मूल प्रश्न में पढ़ा कि माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या नियंत्रण का जो सबसे प्रभावकारी प्राकृतिक उपाय है वो क्या है, प्राकृतिक जन्म नियंत्रण। याद रखिएगा माल्थस ने जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, और इन्होंने 2 निष्कर्ष निकाले थे। एक बताया कि जो जनसंख्या में वृद्धि है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि जो जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि होती है वो समानांतर श्रेणी में होती है। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। और उन्होंने ये भी बात बताई
कि यदि स्वयं के नैतिक निर्णय से अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न किया जाए तो प्राकृतिक प्रकोप से व्यापक अकाल मृत्यु होगी। और उन्होंने ये निष्कर्ष भी दिया कि यदि जीवन निर्वाह के साधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष पर जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये समय भी याद रखेंगे, प्रत्येक 25 वर्ष पर संख्या दोगुनी हो जाएगी। अगला है प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा महिला साक्षरता 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम है। जो यहाँ पर दिया गया है उसमें राजस्थान जो है न्यूनतम पर है, यानी प्रश्न संख्या 35 का विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? यदि आप जनगणना 2011 के आंकड़ों की बात करें तो भारत में जो साक्षरता दर है वो है 74.04। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। साथ ही साथ यदि हम साक्षरता में पुरुष और स्त्री की देखें तो पुरुष साक्षरता दर 82.14% है और जो स्त्री साक्षरता दर है वो है 65.46। याद रखिएगा, जो मूल प्रश्न में पूछा गया था कि महिला साक्षरता, तो जो महिला साक्षरता अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, यानी सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहाँ पर है? केरल में, उसके बाद मिजोरम है, फिर लक्षद्वीप है, फिर गोवा है, यानी सर्वाधिक महिला साक्षरता वाली राज्य हैं। यदि हम न्यूनतम स्त्री साक्षरता की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर बिहार है। चूंकि आपके विकल्प में बिहार नहीं था इसलिए दूसरे नंबर पे जो राजस्थान सर्वाधिक है, और ये विकल्प में था इसलिए राजस्थान यहाँ पर आंसर हो गया। लेकिन आपको सही क्रम याद रखना है, जो न्यूनतम स्त्री साक्षरता है उसमें नंबर 1 पर बिहार है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे झारखंड है, चौथे नंबर पे जम्मू कश्मीर है और 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है। यहाँ से आपको एक फैक्ट और पूछा जा सकता है कि न्यूनतम स्त्री साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो आपका जवाब होगा 5वां। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, नागालैंड। आप सभी को पता है कि जो नागालैंड राज्य है यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर थी और ये वृद्धि दर कितनी थी? ऋणात्मक थी, यानी -0.6% थी। याद रखेंगे -0.6%, यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। देखिए इसकी व्याख्या में ये दिया भी है कि नागालैंड की जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक थी, -0.6% थी। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में जो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि है वो है दादर नागर हवेली की, वो है 55.88। ये और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में, तो उसमें लक्षद्वीप है 6.3%। ठीक, तो यहाँ पर एक फैक्ट और आपको कवर कर लेना चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राज्यों में सर्वाधिक 10 की वृद्धि किसकी है, यानी जो जनसंख्या वृद्धि है वो राज्यों में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मेघालय में। यानी आपने यहाँ पर 4 फैक्ट को कवर किए कि यदि राज्यों में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, यानी जो जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाए सर्वाधिक राज्य में, तो मेघालय है। यदि राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि पूछी जाए यानी न्यूनतम 10 की वृद्धि, तो नागालैंड में। केंद्र शासित प्रदेश में यदि अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाए तो दादर नागर हवेली, और केंद्र शासित प्रदेश में यदि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि पूछी जाए तो वो है लक्षद्वीप। ये चारों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। प्रश्न संख्या 37 को देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। जो विकल्प में राज्य दिए गए हैं यहाँ पर आपका जो सर्वाधिक साक्षरता थी वो किसकी थी? मणिपुर की थी। यहाँ पर प्रश्न संख्या 37 का विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए मैंने कहा था कि जो विकल्प में नाम दिए गए हैं उन विकल्पों के आधार पर मणिपुर में साक्षरता दर सर्वाधिक है, उसके बाद पंजाब में है और फिर असम में और फिर मध्य प्रदेश में। लेकिन जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार यदि पूछा जाए कि राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की थी तो आपका जवाब होगा केरल, और जो न्यूनतम साक्षरता दर थी वो थी बिहार की। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत का योगदान है? यानी पूछ रहा है कि जो नगरीय जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत है? तो आपका सही जवाब होगा 31.2%। तो यहाँ पर उससे जो सबसे सिमिलर है वो है 31.16। ठीक है, तो यानी 31.2% का योगदान है नगरीय जनसंख्या का टोटल पॉपुलेशन में। प्रश्न संख्या 38 का विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, यदि 2001 की जनगणना से तुलना की जाए तो 2011 में जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 3.4% की। तो यहाँ दोनों डेटा याद रखेंगे कि नगरीय जनसंख्या का जो टोटल जनसंख्या में योगदान है वो 31.2% का है, और जो 2001 से 2011 में जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो 3.4% की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? बहुत पॉपुलर प्रश्न है। तो आपका सही जवाब होगा बिहार, यानी बिहार का जो जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। प्रश्न संख्या 39 का विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए जरा इसकी डिटेल व्याख्या को देख लीजिए। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम भारत के
जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? और देश में जो सर्वाधिक जनघनत्व है, अभी हमने आपको बताया बिहार में है, और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। दोनों बात याद रखेंगे, ये राज्य के संदर्भ में। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में है। क्लियर है? और जो न्यूनतम जनघनत्व है वो है अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक, दोनों बातें याद रखिए। यहाँ पर चूंकि आपको उत्तर प्रदेश की परीक्षा देनी है, इसलिए उत्तर प्रदेश का भी आपको जनघनत्व याद होना चाहिए। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो है 829 और जो देश का जनघनत्व वो है 382। ठीक, अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी बड़े से छोटे के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यदि हम नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर आपका सबसे नंबर 1 पर महाराष्ट्र आएगा, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आएगा, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा और चौथे नंबर पे गुजरात आएगा। ये विकल्प के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है? 3, 4, 2 और 1, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 40 का विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए इसकी डिटेल व्याख्या को देखते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो नगरीय जनसंख्या है उसका अगर आप अवरोही क्रम देखेंगे तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। यदि हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो जो राज्यों का अवरोही क्रम बनता वो महाराष्ट्र का, गुजरात का, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का। ठीक, तो यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं दिया गया था कि प्रतिशत के आधार पर कि जनसंख्या के आधार पर, लेकिन इसका आयोग ने बी आंसर माना, यानी उन्होंने जनसंख्या के आधार पर इसको देखा था। क्लियर? तो आप दोनों डेटा को इसमें याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल नगरीय जनसंख्या है उसमें महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी यहां पर आप क्या, अभी आपने क्या पढ़ा था कि टोटल पॉपुलेशन में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 31.2%। अब क्या पूछ रहा है कि जो ये टोटल नगरीय जनसंख्या इसमें महानगरों की जनसंख्या कितनी है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी 42.61। ये आपका भारत की नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत योगदान है 42.61। ठीक, अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में नगरीकरण जो जनसंख्या है उसमें न्यूनतम प्रतिशत किसका है? इन विकल्प में तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा नगरीकरण जनसंख्या में जो न्यूनतम प्रतिशत योगदान है वो है हिमाचल प्रदेश का, यानी प्रश्न संख्या 42 का विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जरा इस फैक्ट को समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो नगरीकरण जनसंख्या का योगदान टोटल पॉपुलेशन में है वो है 31.2%। यदि हम राज्यों में न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत देखें तो वो हिमाचल प्रदेश का 10%। ठीक, और यदि अधिकतम की बात की जाए तो याद रखिएगा अधिकतम प्रतिशत है गोवा का। क्लियर है? ये एग्जैक्ट फैक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो वो है महाराष्ट्र में, और जनसंख्या में नगरीकरण के मामले में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो यानी इस फैक्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, टोटल पॉपुलेशन में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 31.2। दूसरा फैक्ट अभी आपने पहले पढ़ा है कि 2001 से 2011 में जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई वो 3.4 हुई। फिर अभी आपने पढ़ा कि अगर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश है, और अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत की बात की जाए नगरीय दृष्टिकोण से तो वो गोवा है, और यदि हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण इन दोनों स्तर पर भारत में द्वितीय स्थान पर है? यानी साक्षरता दर और नगरीकरण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। जो मिजोरम राज्य है ये साक्षरता दर और नगरीकरण दोनों मामले में द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, अभी आपने पहले पढ़ा भी था कि साक्षरता के मामले में केरल के बाद मिजोरम का स्थान था। ठीक है, याद रखिएगा जो मिजोरम की साक्षरता दर है वो है 91.3 और नगरीकरण 52.1। यहाँ पर प्रतिशत याद रखना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम साक्षरता दर और नगरीकरण दोनों दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है। क्लियर है? और मैंने अभी आपको बताया कि साक्षरता के दृष्टिकोण से जो पहले स्थान पर है वो है केरल, और नगरीकरण के दृष्टिकोण से अभी आपने पढ़ा था कि गोवा प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 पर है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 के बीच में कितने की वृद्धि हुई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 11.45% की वृद्धि हुई है साक्षरता में उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 56.36। ठीक, और जो वर्तमान में 2011 में जो साक्षरता दर है वो है 67.68, यानी 67.68। तो कितने की वृद्धि हुई? 11.34।
ठीक है, तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर एग्जैक्ट याद रखना होगा कि 11.34% की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच में, किसमें? साक्षरता दर में। ठीक है, और वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है? 67.68। ये भी आपको याद रखना होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। जो गाजियाबाद है इसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, यहाँ जो विकल्प में दिया गया, यानी प्रश्न संख्या 45 का विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए जरा इसकी डिटेल व्याख्या को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 67.68। अभी आपने पढ़ा है, कितनी है? 67.68। ठीक है, उस 68 को यहाँ पूरा 7 कर दिया गया, लेकिन आप एग्जैक्ट याद रखेंगे। दूसरी बात, इस साक्षरता में अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.3 है, और महिला साक्षरता की बात करें तो 57.2% है। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। यदि हम उत्तर प्रदेश में साक्षरता के दर से जिलों का अवरोही क्रम देखें, यानी ज्यादा से कम की ओर, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता वाला जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, और उसके बाद गाजियाबाद। चूंकि गाजियाबाद के अलावा जो और ऊपर नगर हैं वो विकल्प में नहीं थे, इसलिए गाजियाबाद को वहां पर सही किया गया। लेकिन आपको ये क्रम याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। यदि हम आरोही क्रम देखें, यानी छोटे से बड़ा, यानी किस जिले में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, ये पूछा जाए तो आपका जवाब होगा श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। अब देखिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित है, और पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? बहुत पॉपुलर प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का समाप्त किया गया था। प्रश्न संख्या 46 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए। आप सभी को पता है कि जो मूल संविधान था, जब संविधान बना था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, अब उसे मौलिक अधिकार की जगह पर एक विधिक अधिकार कर दिया गया, अनुच्छेद 300 क में। क्लियर है? जो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग 3 में है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 14 से 18 तक की, तो ये है मौलिक अधिकार, जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। क्लियर है? यानी समानता के अधिकार जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आइए जरा इसकी डिटेल को देखते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा जा रहा है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये किसमें? अनुच्छेद 14 में। यदि हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा और इस पर प्रतिबंध है, ये व्यवस्था कौन करता है? अनुच्छेद 15 करता है। क्लियर है? आइए अनुच्छेद 16 को देखते हैं। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि जो लोक नियोजन के अवसर हैं उसमें समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 को देखिए, ये अभी आपने मूल प्रश्न में पढ़ा कि इसमें अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 47। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जो न्यूनतम संख्या वो 60 हो सकती है और जो अधिकतम संख्या है वो 500 हो सकती है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 47 का विकल्प डी सही हो जाएगा। और इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अभी आपने प्रश्न में ही पढ़ा था कि अनुच्छेद 170 में। क्लियर है? इन दोनों बातों को याद रखेंगे, प्रश्न संख्या 47 का विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 170 के सब क्लॉज 1 में यह बात लिखी गई है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य अपने यहाँ विधानसभा में, राज्यों में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु जो चुने गए संख्या है वो अधिकतम 500 होगी और न्यूनतम 60 होगी। अब ये बात उठती है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए में क्या है? तो इसमें कहा गया कि जो आंग्ल भारतीय हैं ये विधानसभा में जो इनकी नियुक्ति है इनको सम्मिलित करते हुए अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। ठीक, आप सभी को मैंने बताया है कि जो आंग्ल भारतीयों का विधानसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट होती थी, ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दी गई है। क्लियर है? तो ये पूरी बात याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ एक तरफ संस्था का नाम है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना का वर्ष है। यदि बात की जाए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की, जो कि ए में लिखा हुआ है, तो ये 1963 बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में था, न कि 1985 में, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 से संबंधित है। और यदि बात की जाए प्रवर्तन निदेशालय की, तो ये 2000 में स्थापित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 48 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 की बात की जाए तो जो प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 है, जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष थे,
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा मोरारजी देसाई। यानी जो पहली भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग था उसका गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, जरा इसकी व्याख्या को देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको बताया कि जो भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था वो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ। ईयर याद रखिएगा 5 जनवरी 1966 को। याद रखिएगा 67 में इस आयोग की अध्यक्षता के हनुमंतैया को दे दी गई थी। ये दोनों बात याद रखेंगे। दूसरी बात कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसी ने सर्वप्रथम भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ये भी बात याद रखेंगे। दूसरी बात कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था इसकी स्थापना 31 अगस्त 2005 को हुई और इसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। यानी इन दोनों प्रशासनिक सुधार आयोग को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 50। देखिए प्रश्न संख्या 50 देखते ही आप लोगों को खुशी जरूर हो रही होगी कि क्योंकि जो पिछला ही प्रश्न पत्र अभी सॉल्व कराया गया है उसमें राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी के साथ कोरिलेट करते हुए मैंने आपको बताया था कि 70वें संविधान संशोधन के तहत जो दिल्ली और पुडुचेरी है इन केंद्र शासित प्रदेशों को भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने के लिए अनुमति मिली है। इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? मैंने ये डिटेल चर्चा की थी आपसे, आपको याद होगा। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि 360 डिग्री में क्यों चलाना चाहिए। देखिए इसकी उपयोगिता आपको दिख रही है, अगले ही प्री में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए, और ये राष्ट्रपति, हाँ एक बात और याद आ गई, एक बात और मैंने आपको बताई थी कि ये भी कहा था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया तब रीति, तब आप बताएंगे अनुच्छेद 55 में। ठीक, जिसमें आपने कहा था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्लियर है? आइए प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, यानी जो स्थान आरक्षित किया गया है, सीटें आरक्षित की गई हैं, वो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन करा कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के घ के सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 243 के घ के सब क्लॉज 3 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन है। कितना है? 1/3 रिजर्वेशन। ठीक, दूसरे में करा कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। ये गलत है, इसमें किसी भी अनुच्छेद का कोई वो नहीं है। यानी यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए जरा इसको देखिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 243 के घ में 1/3 रिजर्वेशन है। अब यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट दिया था अनुच्छेद 334, याद करिए पिछले ही प्रश्न पत्र में, देखिए दोनों प्रश्न वहां पे से कोरिलेट हो रहा है। बहुत अच्छा आप महसूस कर रहे होंगे यदि आपने ईमानदारी से उसमें मेरी एक एक बात को ध्यान से सुना होगा। याद करिए उसमें 95वां संविधान संशोधन था जो मैंने बताया था कि ये अनुच्छेद 334 से संबंधित है। ये मैच कराने के बाद मैंने ये एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि इसी अनुच्छेद 334 में इस बात की व्यवस्था की गई कि जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा है इसमें SC/ST के आरक्षण को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक, और इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व भी है। ठीक, यानी कि ये किससे संबंधित नहीं है, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया था। क्लियर है ना? याद आ रहा होगा आपको? तो चलिए यहाँ पर अनुच्छेद 334 में SC/ST और आंग्ल भारतीयों से संबंधित था, न कि पंचायत से। अगला है प्रश्न संख्या 52। पूछा जा रहा है संविधान में 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ये बिल्कुल सही है, ये पंचायतों को स्वशासन की संस्था यानी पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत मिली है। दूसरे में कह रहा है कि शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो शहरी स्थानीय स्वशासन है ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है। ठीक है, तो ये 74वें के तहत है और प्रश्न में पूछा जा रहा है 73वें संविधान संशोधन, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53। जरा यहाँ पर कुछ बातें और देख लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों के लिए व्यवस्था की गई थी। इसके लिए एक नया भाग 9 बनाया गया और एक अनुसूची में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जिसमें कितने विषय थे? 29 विषय। याद रखिएगा ये 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। ठीक, यदि हम बात करें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की, तो इसके तहत शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला और इसके तहत 18 विषय। और याद रखिएगा इसके लिए भी एक अनुसूची जोड़ी गई है। वो कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची है। ठीक, याद रख। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है,
ये जो उत्पादक कीमत सूचकांक है ये क्या मापता है? ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 का विकल्प ए सही हो जाएगा कि उत्पादक कीमत सूचकांक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। प्रश्न संख्या 53 का विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो उत्पादक कीमत सूचकांक है इसकी संरचना और कार्य विधियों को जो सुझाने का काम है उसके लिए एक रिपोर्ट दी गई थी। वो किसकी अध्यक्षता में थी? तो याद रखिएगा प्रोफेसर बी.एन. गोलदार की अध्यक्षता में। याद रखेंगे उत्पादक कीमत सूचकांक से संबंधित कौन है? प्रोफेसर बी.एन. गोलदार। और ये कब बना था? 21 अगस्त 2014 को। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 31 अगस्त 2017 को। ठीक है, तो ये उस समय के करंट से संबंधित इस प्रश्न को पूछ दिया गया। मैंने आपको कई बार कहा है कि करंट में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो सीधे जो करंट में बात कही गई यानी जो मुद्दा है उससे पूछ लिया गया, और कई बार मुद्दे का जो स्टैटिक पहलू है उससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्पादक कीमत सूचकांक से संबंधित जो ये रिपोर्ट थी इससे न पूछ करके ये पूछ लिया गया कि उत्पादक कीमत सूचकांक क्या होता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 54 पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। देखिए यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा बदला गया है। आप सभी को पता है कि राज्यों में अगर देखा जाए तो जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में है और पहले विकल्प में दिया गया है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए प्रति हेक्टेयर की बात की गई है। प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से यहाँ पर पंजाब आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 का विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो इसमें पंजाब नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक, और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि चावल उत्पादन में जो सर्वाधिक उत्पादन है ये पश्चिम बंगाल राज्य करता है कुल चावल उत्पादन में, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे इसको। अगला है प्रश्न संख्या 55। यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ फसल और पौधारोपण है और पूछा जा रहा है सर्वाधिक उत्पादक राज्य। जैसे जूट की बात की गई तो आप सभी को पता है कि जूट के संदर्भ में किसका स्थान है? पश्चिम बंगाल का। ये सर्वव्यापी है, यानी यहाँ पर आप ए को चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें चाय की तो चाय का संबंध किससे? असम से, यानी बी को तीसरे के साथ। गन्ना की बात करें तो उत्तर प्रदेश यानी दूसरे के साथ। रबर की बात करें तो केरल में आ जाएगा, यानी 4 3 2 1 का यहाँ पर सही कूट बनेगा और प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर देखिए कृषि सामानों की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है इसके निर्यात में, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। जो इफ्को है ये रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और निर्यात के लिए है, न कि कृषि सामानों के निर्यात से। और जो अन्य विकल्प हैं जैसे नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और एमएमटीसी, ये सभी एजेंसियां भारत में कृषि सामानों के निर्यात से सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यानी प्रश्न संख्या 56 का विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि ये जो एमएमटीसी है जो विकल्प डी में दिया गया था ये 1963 में स्थापित हुई थी और ये भारत की ऐसी प्रथम एजेंसी होगी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है और जिसे सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्राप्त है। याद रखिएगा यह पहला ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसे निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान के लिए गोल्डन सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा मिला हुआ है। इसके साथ ही साथ यह भारत से खनिजों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा निर्यातक है और यह संस्था भारत में कृषि उत्पादों के अग्रणी निर्यातक और आयातक में भी शामिल है। क्लियर है, यानी ये खनिजों का भी निर्यात करती है और साथ ही साथ कृषि उत्पादों के अग्रणी निर्यातक और आयातक में भी शामिल है। यदि हम इसके थोक निर्यात की बात देखें, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, चाय, कॉफी, जूट आदि का ये थोक में निर्यात करती है। कौन? एमएमटीसी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में पूछा जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर दलाल जो है ये सट्टेबाज नहीं, यानी प्रश्न संख्या 57 का विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें दलाल मध्यस्थ की भूमिका को निभाता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है इसमें 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं। पहला है स्टैग, दूसरा है लिमडक, तीसरा है तेजड़िया और चौथा है मंदड़िया। ठीक है, इन चारों सट्टेबाजी कार्य करने वालों के नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 58। पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। ये जो डायनेमो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाली युक्ति है। प्रश्न संख्या 58 का विकल्प सी सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ये किसे कहा जाता है। याद रखिएगा किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों से के बीच जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दूसरी बात, यहां पर डायनेमो की बात हुई है। डायनेमो के बारे में आपने देखा कि ये चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है और डायनेमो करती क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर हम बात करें विद्युत मोटर की तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
परिवर्तित करता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए इस पूरे दृष्टिकोण को आप याद में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में पूछा जा रहा है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब होगा विकल्प सी। याद रखिएगा, केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 केल्विन और भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है। याद रखिएगा, 0 केल्विन के बराबर 273 सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 60। पूछा जा रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात यदि 4 संबंधी 9 है तो जो वेगों का अनुपात है वो क्या होगा। आप सभी को पता है कि जो गतिज ऊर्जा है, ये अगर हम वेगों का अनुपात देखें तो v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर बराबर गतिज ऊर्जा का अनुपात होता है। और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इसको करने में कर देगा, यानी √4 और √9, यानी यहाँ पर जो सही जवाब होगा 2 संबंधित 3 का, यानी यहाँ पर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब होगा विकल्प बी। देखिए, इस रिलेशन के बारे में मैं वहां पे आपसे चर्चा कर रहा था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऊष्मा की इकाई पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। जो सेंटीग्रेड है ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। ऊष्मा की इकाई कैलोरी, अर्ग और जूल होती है। आप सभी को पता है कि इकाई को आप 2 भाग निकालते हैं, एक एसआई मात्रक और दूसरा होता है सीजीएस मात्रक। ठीक, ये जो कैलोरी है और जूल है ये क्या है, ये दोनों कैसी मात्रक होते हैं, ये एसआई मात्रक होते हैं। ठीक है, कैलोरी और जूल जो है ऊष्मा की एसआई मात्रक है, और यदि हम ऊष्मा की सीजीएस इकाई को देखें तो वो क्या होती है, अर्ग होती है। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखेंगे। जहां तक की बात है सेंटीग्रेड की, तो आप सभी को मालूम है कि ये ताप की इकाई होती है, न कि ऊष्मा की। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, शाकनाशी की बात पूछ रही है तो आपका सही जवाब होगा ब्यूटाक्लोर, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये जो ब्यूटाक्लोर है ये क्या है, शाकनाशी है, यानी प्रश्न संख्या 62 का विकल्प डी सही हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। यदि हम बात करें विकल्प ए में लिखा क्लोरपाइरीफॉस की, ये जो क्लोरपाइरीफॉस है ये खरपतवार नाशी है। क्लियर है। जो विकल्प बी में कार्बन डाइजिम लिखा हुआ है ये क्या है, कवकनाशी है। विकल्प सी में जो क्विनॉल फॉस लिखा हुआ है ये क्या है, ये कीटनाशी होता है। और आपसे मूल प्रश्न में शाकनाशी पूछा गया था और आपका सही जवाब होगा ब्यूटाक्लोर। याद रखेंगे इन सभी को। अगला प्रश्न संख्या 63। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जैव निम्नीकृत नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। जो पीवीसी है ये जैव निम्नीकृत नहीं है। ठीक, अब आइए जरा समझते हैं कि जैव निम्नीकृत होता क्या है। याद रखिएगा, जैव निम्नीकृत पदार्थ उन्हें कहा जाता है जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कवक, बैक्टीरिया और पराबैंगनी किरणों की सहायता से विघटित हो जाते हैं। यानी जैव निम्नीकृत पदार्थ कवक, बैक्टीरिया और पराबैंगनी किरणों के द्वारा विघटित हो जाते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन। और जो विघटित नहीं होते हैं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। जैसे अभी आपने पीवीसी प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार से स्क्रैप धातुएं भी गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ होते हैं। याद रखेंगे दोनों को, स्क्रैप धातु और पीवीसी प्लास्टिक। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा, यदि ये विघटित नहीं होंगे तो ये क्या होगा, पर्यावरण के लिए प्रत्यक्ष रूप से ये प्रदूषक का काम करेंगे। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां पर देखिए अयस्क पूछे जा रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम दिया गया है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड होता है, ये आप सभी जानते हैं, यानी यहाँ पर ए बिल्कुल सुमेलित है। बी में लिखा है कॉपर। कॉपर का जो अयस्क होता है ये क्या होता है, ये पायराइट्स और क्यूपायराइट होता है। ठीक है, न कि सिनेबार। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बी विकल्प जो है आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सिनेबार की तो याद रखिएगा सिनेबार भी अयस्क होता है, लेकिन किसका, पारा का, यानी मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। इसलिए प्रश्न संख्या 64 का विकल्प बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। जिंक की बात करें तो कैलामाइन इसका अयस्क होता है, बिल्कुल सही है। आयरन की बात करें तो आयरन का अयस्क हेमाटाइट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी प्रश्न संख्या 64 का विकल्प बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो जरा आइए अन्य अयस्कों को भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम की बात हुई तो जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। इसके अलावा डायस्पोर, डायस्पोर भी एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है। यदि कहा जाए कोरंडम, ये भी किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह। यदि हम कॉपर की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि कॉपर का जो अयस्क होता है वो होता है पायराइट्स और क्यूप्राइट। और सिनेबार की बात हो तो ये पारा, ये इसको मरकरी भी कहते हैं, तो मरकरी और पारा जो भी लिखा हो सिनेबार उसका अयस्क होता है। यदि हम जिंक की बात करें तो कैलामाइन इसका अयस्क होता है। आयरन और लोहा की बात करें तो याद रखिएगा आयरन लोहा में हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लाइमोनाइट, आयरन पायराइट, ये सभी क्या है,
आयरन अर्थात लोहा के अयस्क हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा का अयस्क आपको पूरा याद होना चाहिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लाइमोनाइट और आयरन पायराइट। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में पूछ रहा है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आप सभी को पता है ये पॉपुलर प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। जो समुद्री घास है ये क्या है, आयोडीन का प्रमुख स्रोत होती है। यहाँ पर 65 का विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि हम आयोडीन की बात करें तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो बढ़ते शिशु के मस्तिष्क विकास में और थायराइड प्रक्रिया के लिए ये अनिवार्य होता है। कौन? आयोडीन। याद रखिएगा, आयोडीन जो है ये शरीर के तापमान को भी विनियमित करता है, और यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। याद रखिएगा, आयोडीन शरीर में जमा नहीं होता है, इसलिए हमको दैनिक आधार पर इसको लेने की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 66 में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर सीधा जवाब होगा आपका विकल्प बी। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रक्रिया के उत्पाद के तौर पर हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति। आप सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है और इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन निर्मित होती है। यानी प्रश्न संख्या 66 का विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रश्न संख्या 67 में कहा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आइए जरा देखते हैं। अमरबेल की बात करें तो अमरबेल क्या है, ये तना परजीवी, बिल्कुल सही है। चंदन की बात करें तो जड़ परजीवी, ये भी सही है। आर्किड की बात करेंगे तो ये अधिपादप यानी एपीफाइट है, ये भी सही है। यदि हम घटपर्णी की बात करें तो यहाँ पर गलत है। ये घटपर्णी जो है ये क्या होता है, कीटभक्षी होता है, ठीक है। यानी 67 का सही जवाब होगा विकल्प डी। क्लियर है, याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 68 का विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आइए जरा इसकी डिटेल व्याख्या को देखते हैं। याद रखिएगा, ये जो एस्ट्रोजन है जिसको आप महिलाओं का हार्मोन कह रहे हैं, ये अंडाशय से उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये प्रजनन और यौन विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है तो आपका जवाब होगा एस्ट्रोजन। इसीलिए इस एस्ट्रोजन हार्मोन को नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। कई बार होता क्या कि आप सभी टर्म से नहीं परिचित होते हैं तो आप जानते हुए भी गलती कर देते हैं, ठीक है। और चूंकि हार्मोन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसके हर पहलू को जरा समझ लीजिए और बहुत आसान है। यदि हम बात करें मादा में अंडाशय से उत्पन्न होने वाले दूसरे हार्मोन की, तो एस्ट्रोजन के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ये भी मादा के अंडाशय से स्रावित होता है और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये गर्भ धारण करने अर्थात प्रेगनेंसी में सहायक होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात, यदि हम बात करें नर सेक्स हार्मोन की तो इसमें एंड्रोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन ये भी बहुत पूछा जाता है। ये क्या है, ये नर सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है। और यदि हम थायरॉक्सिन की बात करें तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो टेस्टोस्टेरॉन अभी हमने आपको बताया कि ये नर सेक्स हार्मोन है, इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? टेस्टोस्टेरॉन को पौरुष विकास हार्मोन कहा जाता है। इतनी बात को आपको यहाँ पर हार्मोन के संदर्भ में निश्चित तौर पर याद। यहाँ प्रश्न संख्या 69 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ विटामिन के नाम है और दूसरी तरफ जो लिखा है वो उनकी कमी से होने वाले रोग हैं। जैसे विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है। ये बात बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, बच्चों में से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, ठीक है। और जो बड़ों में होता है वो क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है। ये बात बिल्कुल सही है। विटामिन ए की बात करें तो इससे कह रहा है कि इसकी कमी से गठिया रोग होता है, जबकि ये गलत है। याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। गठिया रोग नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। तो यहाँ पर 69 का सही जवाब होगा विकल्प सी। याद रखिएगा, प्रश्न में जो गठिया रोग की बात की गई थी, ये जो गठिया रोग है ये यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है, और जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और याद रखिएगा, जीरोथैलेमिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोनों बात याद रखेंगे। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। वहीं विटामिन B1 के रासायनिक नाम को देखें तो थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी के बारे में अगर रासायनिक नाम को देखें तो कैल्सीफेरॉल होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इन सभी को याद रखेंगे क्योंकि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
प्रश्न संख्या 70 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए में लिखा है क्लोरोमाइसेटिन। ये क्लोरोमाइसेटिन जो होता है ये टाइफाइड नाशी होता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। विकल्प बी में लिखा है क्रिस्टल वायलेट, ये पूर्तिरोधी होता है, यहाँ पूर्तिरोधी है, ये बिल्कुल सही है। सी में लिखा है क्विनिन यानी कुनैन और ये मलेरिया रोधी होता है, ये भी सही है। विकल्प डी में लिखा है एस्पिरिन और लिखा है निश्चेतक। याद रखिएगा ये जो एस्पिरिन होता है ये दर्द निवारक होता है, ठीक है। आप ये व्यवहारिक रूप से भी जानते होंगे कि ये एस्पिरिन जो होता है ये दर्द निवारक होता है, यानी प्रश्न संख्या 70 का विकल्प डी सही हो जाएगा। एस्पिरिन दर्द निवारक होता है। प्रश्न संख्या 71 में पूछा जा रहा है कि एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। देखिए रक्त की मात्रा निकालने के लिए एक सूत्र होता है, जितने किलोग्राम का व्यक्ति है उसका अगर 7% देखा जाए तो ये कुल भार का 7% रक्त होना चाहिए। यानी अगर वो 70 किलोग्राम का है तो उसका 7% निकालेंगे जब आप, तो 7 7 49 यानी 4.9 किलोग्राम आएगा। और अगर इसको आप जानते हैं कि इसको मिलीलीटर में देखते हैं तो मिलीलीटर में लगभग 5000 मिलीलीटर, यानी प्रश्न संख्या 71 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा भी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 72 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो याद रखिएगा जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। प्रश्न संख्या 72 का विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है। आइए विकल्प में दिए गए सभी एंजाइम को देख लेते हैं। जो विकल्प बी में लैक्टेज एंजाइम दिया हुआ था, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विघटित करता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। वहीं अगर हम बात करें जाइमेज एंजाइम की तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। कौन, जाइमेज एंजाइम। यदि हम बात करें यूरियस एंजाइम की तो ये यूरिया का जल अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में करता है। क्लियर है। यदि हम बात करें पेप्सिन एंजाइम की, जो मूल प्रश्न में पूछा था, तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में विघटित करता है। क्लियर है। तो इस प्रकार आपने पेप्सिन एंजाइम को देखा, यूरियस एंजाइम को देखा और जाइमेज और लैक्टोज एंजाइम को विस्तार में देखा। आप यहाँ पर वीडियो को रोककर अच्छे से इनको बिल्कुल याद रख कर लेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 73, कह रहा है कि जीवाणु भोजियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए कि जो जीवाणु भोजी लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, पहली बात। और ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि ये विषाणु होते हैं और ये जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट जीवाणु भोजी के संदर्भ में सही है और सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये बैक्टीरियोफेज कहा जाता है जीवाणु भोजी को, और ये विषाणु होते हैं और ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित होते हैं। याद रखिएगा इसमें डीएनए पाया जाता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में ये प्रयुक्त होते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 74 पूछा जा रहा है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको कहते हैं गॉस्मर रेशम, यानी प्रश्न संख्या 74 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अभी आपने मूल प्रश्न में जाना कि जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम होता है उसको गॉस्मर रेशम कहा जाता है। याद रखिएगा जर्मनी में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है फ्रेडरिक अलेक्जेंडर विश्वविद्यालय, उसके शोधकर्ताओं ने कहा कि ये जो मकड़ियों द्वारा निकला हुआ गॉस्मर रेशम है ये कृत्रिम हृदय के ऊतक बनाने में कारगर हो सकता है। और दूसरी बात, रेशम की संरचना और उसका यांत्रिक स्थिरता देने का काम किसका होता है, फाइब्रोनिन प्रोटीन का। किसका होता है, फाइब्रोनिन प्रोटीन का होता है। क्लियर है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पर आप ध्यान देंगे, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ प्रजाति है। चलिए देखते हैं। पूछा है कि सरसों की प्रजाति वरुणा है, ये बिल्कुल सही है। मटर की प्रजाति सपना है, ये भी सही है। अलसी की प्रजाति सूर्या लिखा है, गलत है। सूर्या जो है ये पपीता की प्रजाति होती है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। और मूंगफली की जो प्रजाति है ये कौशल है, कई बार पूछा जा चुका है, ये भी सही है। यानी प्रश्न संख्या 75 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जरा इसकी व्याख्या को देखिए। मैंने अभी आपको बताया कि जो सूर्या है ये किसकी प्रजाति है, पपीते की। यदि हम अलसी की प्रजाति की बात करें तो गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, लक्ष्मी 27, पद्मिनी, शेखर, शारदा, मऊ आजाद, गौरव, सिख, रश्मि, पार्वती और रुचि, ये सभी किसकी प्रजातियां हैं, अलसी की प्रजाति हैं। याद रखेंगे, कई बार ये पूछी भी गई हैं। अगला है प्रश्न संख्या, यदि हम अलसी की बुआई की बात कर लें तो याद करिएगा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अलसी की बुआई होती है। और इसकी बुआई का जो बीज दर है उसको देखें अगर, तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये बीज जो है इसकी प्रजाति। और अगर ये द्विउद्देशीय बीज हो, ठीक है, तो इसमें 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। प्रश्न संख्या 76 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
पहला कह रहा है कि गिरुई गेहूं की का रोग है, यानी गेहूं में लगने वाला रोग है गिरुई, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि अगौती झुलसा आलू में होने वाला रोग है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि झूठ कंड यानी फाल्स स्मट, ये जो है जौ में पाए जाने वाला रोग है, ये स्टेटमेंट गलत है। जो ये झूठ कंठ है यानी फाल्स स्मट, ये धान में होने वाला रोग है, ठीक है, याद रखेंगे। और खैरा भी किसमें होता है? धान में। तो यानी यहाँ पर फाल्स स्मट और खैरा, इन दोनों को आप किसके दृष्टिकोण से याद रखेंगे? धान के, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 77 पूछा जा रहा है कि लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर विकल्प ए में लिखा है लाइफाई का जो विस्तृत रूप है लाइट फिडेलिटी है, ये बिल्कुल सही है। बी में लिखा है भारत में लाइफाई का जो सफल परीक्षण है ये 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। सी में कह रहा है कि लाइफाई का जो है ये 10 जीबी प्रति सेकेंड डेटा को 1 किलोमीटर परिधि में भेज सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। डी में कह रहा है कि इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा होता है, ये स्टेटमेंट सही है नहीं। यहां पर प्रश्न संख्या 77 का विकल्प डी सही हो जाएगा। लाइफाई का जो है ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा इसका नहीं होता है, बल्कि किसके द्वारा होता है? इसका संचरण प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी एलईडी के द्वारा होता है। दूसरी बात, ये जो लाइफाई है ये एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीकी है, इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 78 पूछा जा रहा है कि ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? याद रखिएगा, ट्राई जो है ये दूर संचार, यानी यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा, दूर संचार क्षेत्र की नियामक संस्था है। प्रश्न संख्या 78 का विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत में दूर संचार सेवाओं को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने 20 फरवरी 1997 को ट्राई की स्थापना की थी। इसका पूरा नाम है भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, याद रखेंगे, यानी इसका संबंध भारत में दूर संचार सेवाओं के उन्नयन और विकास से है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 79 यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित राज्य को मिलाना है। यहाँ पहला दिया गया है इंतांकी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो इंतांकी राष्ट्रीय उद्यान है इसका संबंध नागालैंड से, ठीक है, यानी आप यहाँ पर ए को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगर हम बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये झारखंड से संबंधित है, यानी बी को पहले से। यदि हम सिरोही राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका संबंध मणिपुर से है, यानी आप इसको चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। और यदि हम गुइंदी की बात करें तो जो गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु से संबंधित है, यानी आप इसको दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। और सही कूट क्या बनेगा? 3 1 4 2 का, और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से भी संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं, तो आइए जरा इसको देख लेते हैं। झारखंड की जहां तक की बात है तो यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान के अलावा पलामू अभ्यारण्य, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये बहुत पूछा जाता है, और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? झारखंड में है। यदि हम मणिपुर की बात करें तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त एक और पूछा जाता है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? मणिपुर में। तो याद रखेंगे, नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लेंगे। यदि हम बात करें तमिलनाडु की तो इसमें गुइंदी के अलावा मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या नाम है? मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है और आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 80 देखिए, पूछा जा रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, जो जैव मंडल है ये पृथ्वी पर सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब होगा विकल्प डी। यदि हम इसकी डिटेल व्याख्या को देखें तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर जो सर्वाधिक विस्तृत पारितंत्र है वो है जैव मंडल, ठीक है। और जैव मंडल क्या होता है? सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत जंतुओं और वनस्पति का जो जीवन है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर चलता है। यदि हम बात करें जीवमंडल में घटकों की तो इसके प्रमुख 3 घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक और तीसरा होता है ऊर्जा घटक। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 81, पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा इसको फाइंड आउट करिए। पहला कथन करा है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी का मतलब ये होता है यानी कि प्राथमिक उत्पादक का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना रहा है, ठीक है, तो वो क्या उत्पादकता है? प्राथमिक उत्पादकता है। अगर हम द्वितीयक उत्पादकता की बात करें तो इसमें परपोषी यानी विषम पोषण स्तर पर उत्पादन होता है, ये सही है, इसको कहते हैं द्वितीय उत्पादकता, ठीक है। तो ये परपोषी स्तर पर होता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। 81 में आपका सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 82, पूछा जा रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा घटती है। यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में जब ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि घटेगी। यहाँ पर 82 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, इसकी जरा विस्तृत व्याख्या में देख लीजिए कि एक बात और आपको जानना आवश्यक है कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ये एक दिशी होता है, ये भी बात आपको याद रखना होगा, और इसमें ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है, ठीक। यहाँ पर इसके संदर्भ में एक सिद्धांत है, एक नियम है, वो नियम किसने दिया था?
रेमंड लिंडेमैन ने, याद रखेंगे, इन्होंने 10% का नियम दिया था। अब ये 10% का नियम क्या है? तो देखिए, पहली बात तो अगर आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि 10% का नियम किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये ऊर्जा स्थानांतरण के नियम से संबंधित है और ये किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने। इन्होंने बताया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है उसमें मात्र 10% ऊर्जा ही संचित रहती है। इसी को कहा जाता है 10% का नियम, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 83 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? अधिकतम पादप विविधता, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब होगा विकल्प डी। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इसमें क्या है? विविधता ज्यादा पाई जाती है। आपको पता है कि इस प्रकार के वनों में वर्ष भर जो उच्च तापमान भी पाया जाता है और वर्षा भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 83 का। याद रखिएगा, यदि भूमध्य रेखा से इसके विस्तार की बात की जाए, यानी 0 अंश अक्षांश रेखा से उत्तर और दक्षिण में 28 डिग्री से अक्षांश पर तक इनके विस्तार को आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान रहता है, इसलिए यहाँ पर पादप विविधता अधिक पाई जाती है अन्य वनों की अपेक्षा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 84। पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? देखिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न प्रारंभ हो गए। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वाणी का और घटना चक्र, इन दोनों का उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट कराया जा चुका है। घटना चक्र का जो तथ्यसार आता है ये बिल्कुल कंप्लीट कराया जा चुका है। दूसरी बात, वाणी में जो प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर के उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्न है, उसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को अच्छे से देखकर और इन सभी चीज़ों को पैरेलल कंप्लीट करते हुए चलें, ठीक। करंट अफेयर्स की बात है तो आप सभी को पता है कि जितनी भी प्रतिष्ठित मैगजीन है, जैसे घटनासार, घटना चक्र या ई दृष्टि, इनको आपको जो भी मैगजीन आती है तो उसको कंप्लीट करा दिया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 84 में, यहाँ पूछ रहा है कि नंबर 1 पर कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पर बी विकल्प आपका सही दिख रहा है। गेहूं, आलू और गन्ना, इन तीनों में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। प्रश्न संख्या 84 का विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, जहां तक की बात है चावल की, तो चावल में नंबर 1 पर कौन है? पश्चिम बंगाल। लेकिन एक बात और है, एक बात और आपने पढ़ा था कि चावल में यदि आपसे पूछा जाए प्रति हेक्टेयर, ठीक, तो प्रति हेक्टेयर में कौन है? तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब है, ठीक, याद रखेंगे। यदि मैं बात करूं मूंगफली के शीर्ष उत्पादन में तो गुजरात है और कपास के उत्पादन में कौन है? महाराष्ट्र, याद रखेंगे, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 85। पूछा जा रहा है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां अवस्थित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा वाराणसी। यानी प्रश्न संख्या 85 का विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो दीनदयाल हस्तकला संकुल है ये वाराणसी में बना और इसकी आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई। लेकिन राष्ट्र को समर्पित करने की अगर बात करें तो 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री ने दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी को राष्ट्र को समर्पित किया। यदि ये पूछा जाए कि इस दीनदयाल हस्तकला संकुल को किस वित्तीय वर्ष के बजट में रखा गया था, तब आपका जवाब होगा 2014-15 में, ठीक। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 86। पूछा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, मथुरा में। क्लियर है? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ये कहां पर है? मथुरा में है। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 87। पूछा जा रहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर में नोएडा जिला, यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये दोनों कहां पर हैं? गौतम बुद्ध नगर में है, यानी यहां पर विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 का ए। आपको पता है कि नोएडा का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म है और ये गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। अगला है प्रश्न संख्या 88। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2018-19 में बजट, तो ये बजट ये पुराना है, आप नए बजट को देख लीजिए। 2022-23 में अगर बजट के आकार की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो बजट था 6,15,518.97 करोड़ रुपए का था। और याद रखिएगा, अगर 2021-22 से इसकी तुलना की जाए तो याद रखेंगे 11.85% ये अधिक है 2021-22 के बजट से। और कितना है? 6,15,518.97। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 89। पूछा जा रहा है कथनों पर विचार कीजिए। कथन में कह रहा है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। ये बात बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब ये हो गया कि जैसे वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, ये सभी, बलिया, ये सभी इलाका क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है। और यहाँ पर जो लोक भाषा है वो है भोजपुरी। कह रहा है कारण में कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ये स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। भोजपुरी के अलावा यहाँ पर अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, उसमें वो निपुण हैं। यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण गलत है। 89 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 90 देखिए।
पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है। यह प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बार पूछा जा चुका है। लखनऊ आपका सही जवाब हो जाएगा। दशहरी आम के लिए लखनऊ फेमस है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। प्रश्न संख्या 91, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यातक विकास केंद्र नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। इलाहाबाद जो है ये निर्यातक केंद्र नहीं है। देखिए यहाँ पर कई बार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ तो मूल प्रश्न तो सही है कि निर्यातक विकास केंद्र इलाहाबाद में नहीं है। यदि हम बात करें इलाहाबाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, तो यहाँ पर मुंज का उत्पाद जो है इसमें शामिल है। मेरठ की बात करें तो खेल का सामान है, और आगरा की बात करें तो इसमें चमड़े का उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है। और यहाँ पर आपका जो मूल प्रश्न है उसमें इलाहाबाद आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम बात करें आगरा के उससे, तो सिल्ट, कारपेट, हस्तशिल्प सामान और संगमरमर उत्पाद और बैग, ये सभी जो है निर्यात विकास केंद्र के माध्यम से आगरा में है। अगर हम बात करें खुर्जा की, तो खुर्जा में पॉटरी है, सेरामिक टाइल्स है। मेरठ की बात करें तो टेक्सटाइल है, खेल के सामान है और स्वर्ण आभूषण शामिल है। ठीक, अगला है प्रश्न संख्या 92। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद धारण अवधि क्या है। देखिए, पहले इनकी पद धारण अवधि जो थी वो 6 वर्ष की थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8 वर्ष कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 92 का विकल्प डी सही हो जाएगा। और लोकायुक्त जो है एक बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा भी जा चुका है, इससे संदर्भित प्रश्न। याद रखिएगा, ये जो पहले हमने अभी आपको बताया कि पहले 6 वर्ष थी, अब क्या हो गई? 8 वर्ष। और इसको बढ़ाया किसके द्वारा गया? तो लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा। ठीक, एक बात और याद रखिएगा, ये जो लोकायुक्त की नियुक्ति है ये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश से की जाती है। ठीक, यहाँ पर कुछ और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। यदि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की बात की जाए तो संजय मिश्रा है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यदि बात करें लोकायुक्त के आने की, तो उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त है ये विधेयक 1975 में है। ठीक, अब जरा इसके बैकग्राउंड को भी समझ लीजिए। 1975 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी थी। और किस अनुच्छेद के तहत दी थी? तो अनुच्छेद 201 के अधीन दी थी। ये पूरी बात आप लोकायुक्त से संबंधित याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 93 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में कहा जा रहा है कि कन्नौज जो है ये इत्र का शहर है, ये बिल्कुल सही है। कारण में कहा जा रहा है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ पर इत्र का उपयोग होता है। देखिए, यहाँ जब भी स्टेटमेंट में सभी या केवल, मात्र ये सब लग जाए तो वो स्टेटमेंट गलत होने की 90% संभावना है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ पर। अब जरूरी थोड़ा ना कि सभी लोग उद्योग से संबंधित हो, भाई हो सकता है कि कोई सर्विस करने वाली फैमिली हो, वहाँ उद्योग ना हो। और ये भी जरूरी नहीं कि अगर कोई उद्योग में हो तो वो इत्र के ही उद्योग में हो सकता है कि वो वहाँ पर कन्नौज में बहुत बड़ा इसका तंबाकू का व्यापार है, तो उससे संबंधित हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर कारण गलत है, लेकिन कथन सही है। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 94। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि पूछा जा रहा है कि जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग है इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन इसका काम नहीं है, इसका काम है औद्योगिक अनुमोदन का। यानी यहाँ पर एक गलत है लेकिन दूसरा सही है, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और ये जानते हैं आपकी मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित इस विभाग का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 95 में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी को पता है कि जो ठुमरी गायिका गिरजा देवी हैं ये वाराणसी घराने से हैं, यानी प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, वाराणसी। जरा आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो जन्म है वो 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। तो बनारस तो आप जानते हैं, यहाँ पर आप उनकी जन्म का डेट भी याद रख लेंगे, 8 मई 1929। और एक बात और याद रखिएगा कि इनको तीनों पद्म पुरस्कार मिले हैं, यानी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। यदि इनकी मृत्यु की बात करें गिरजा देवी की, तो 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी यहाँ से आपसे दो बातें तो प्रमुख रूप से याद रखना है। पहली बात कि गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो ठुमरी से है। दूसरी बात कि इनका जन्म बनारस में हुआ था। ठीक, और 1929 आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पूर्वी पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर गेस भी करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं, तो मैंने बलिया का नाम भी लिया था। बलिया के बाद बिहार शुरू हो जाता है उधर, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। सबसे पूर्वी शहर क्या है? बलिया है। ठीक, अब देखिए जरा सभी दिशाओं में देख लीजिए। अगर बात करें पूर्वी की तो बलिया हो गया, पश्चिम की बात करेंगे तो शामली आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम उत्तर की बात करें तो सहारनपुर है, और दक्षिण की बात करें तो सोनभद्र है। क्लियर है ना?
और अगर बलिया की सीमा की बात करें तो बिहार से 3 जिलों में लगता है, भोजपुर, छपरा और सीवान। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 97। यहाँ पर शहर और उनकी विशेषता से संबंधित है, पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए वाराणसी संस्कृति और धर्म से संबंधित, ये बिल्कुल सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र, देखिए झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं, ये ऐतिहासिक केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 का सी विकल्प सही है। और आप सभी जानते हैं कि मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए झांसी को आप कोरिलेट नहीं भी कर पा रहे थे तो मुरादाबाद तो क्लियर है कि पीतल उद्योग से है, तो इस तरह भी आप यहाँ पर 3 को सही एलिमिनेट कर लिए तो यहाँ पर सी ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 98 पूछा जा रहा है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर इसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए सहारनपुर फेमस है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 98 का विकल्प बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर हम काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के सहारनपुर के अलावा अन्य चीज़ों को देखें तो सहारनपुर में सूती वस्त्र, चीनी प्रसंस्करण, गत्ता निर्माण और कागज आदि उद्योग भी बहुत फेमस है। याद रखिएगा सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है और काष्ठ नक्काशी उत्पादन में प्रदेश की जो उत्पादन है उसमें 90% योगदान सहारनपुर का है। क्लियर है? कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट सहारनपुर। अगला प्रश्न संख्या 99 पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है। तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा सी इलाहाबाद, ठीक है। यानी उत्तर मध्य क्षेत्र पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका सही जवाब सी होगा इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर देश में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। आगे उनके नाम भी दिए गए, आइए उसको देखते हैं। यदि हम बात करें उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र की तो अभी हमने आपको बताया इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर में, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में और दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर में, ठीक। तो इन 7 केंद्र को आप याद में रखेंगे और मुख्य रूप से आपको याद रखना होगा कि उत्तर मध्य क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है वो प्रयागराज में। अगला प्रश्न संख्या 100 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन उसको बताइए। पहला करा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये अभी आपने आज ही एक प्रश्न में इसको पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा करा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, तो ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, तो ये भी सही है। अगला करा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है तो ये भी सही है, यानी यहाँ पर तीसरा गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं सी विकल्प सही हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही है, ठीक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 101, ये देखिए रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि वेन रेखा चित्र की सहायता से तर्क वाक्य कुछ फेरी वाले लखपति है, इससे संबंधित सही प्रतीकीकरण कौन सा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ फेरी वाले लखपति है, यानी एक के संदर्भ में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर 101 का आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, ठीक है। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 102 पूछ रहा है कि एक बंदर किसी फिसलदार खंबे पर चढ़ रहा है और उस खंबे की लंबाई कितनी है 16 मीटर और वो 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है, तो उस खंबे की चोटी पर वो कितने समय में पहुंचेगा, ठीक। ये प्रश्न है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको स्पष्ट करते हैं, प्रश्न संख्या 102 के एक्सप्लेनेशन से, ताकि लिखा रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर पहली बात समझिए, कह रहा है कि वो 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वो 1/4 फिसल जाता है, यानी 1 मीटर चढ़ता है यानी जितना चढ़ता है उसका 1/4 फिसल जाता है, तो 1/4 का मतलब 0.25 मीटर फिसल गया। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं ना कि वो 2 मिनट में कुल मिलाकर 0.75 मीटर चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 मीटर पहले चढ़ा, अगले मिनट में 0.25 सरक गया नीचे, तो यानी वो 2 मिनट में टोटल कितना चढ़ा 0.75 मीटर, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उस खंबे की टोटल लंबाई कितनी है, कितना चढ़ना है उसको, 16 मीटर है। देखिए अंतिम बार जब वो चढ़ेगा तब तो फिसलने की गुंजाइश नहीं, तब तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा। तो आप करते क्या है कि जितनी टोटल लंबाई का खंबा है उससे 1 मीटर कम पे, यानी जितना 1 मिनट में पहली बार 1 मीटर चढ़ा उतने कम पे उस खंबे को आप पहले फाइंड आउट करते हैं। तो आपने क्या लिया यहाँ पर, आपने देखा 15 मीटर, ठीक, क्योंकि इसके अगले मिनट में तो वो टॉप पर पहुंच जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 1 मीटर वो चढ़ रहा है। तो अब आपको निकालना है कि 15 मीटर वो चढ़ने में कितना समय लेगा, और आपको मालूम है कि 2 मिनट में 0.75 मीटर चढ़ रहा है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि वो 40 मिनट में क्या है 15 मीटर वो चढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तो आप ये वही वाला सिस्टम हुआ कि अगर 4 टॉफी का दाम 20 रुपये है तो 1 टॉफी का दाम कितना, तो 5 रुपये। तो उसी तरह से ये निकला कि 15 मीटर चढ़ने में उसको 40 मिनट लगेगा। अब 40 मिनट में वो 15 मीटर चला,
अब वो जैसे ही अगले मिनट में चढ़ेगा, अब वो एकदम 16 मीटर चढ़ जाएगा, यानी टॉप पे चढ़ जाएगा, यानी वो 41वें मिनट में टॉप पर होगा। फिर वहाँ अगले फिसलने की बात नहीं होगी, तब तो वो टॉप पे पहुँच गया। बस उसको ये दिखाना है कि वो टॉप की सीढ़ी पर कब पहुँच जाएगा। प्रश्न संख्या 103 देखिए। पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है, तो संजय किसके चित्र को देख रहा था? आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको और ईजी करते हैं कि इसकी माँ, यानी देखिए यहाँ पर ये चित्र वाला व्यक्ति है। संजय ने कहा कि इसकी माँ, ठीक, तो सबसे पहले इसकी माँ को देखा। फिर उसके बाद कह रहा है कि मेरे पिता के पुत्र, यानी संजय के पिता के पुत्र, और कह रहा है कि इसका कोई भाई और बहन नहीं है, यानी स्वयं संजय की ही बात हो रही है। ठीक, पुत्र की पत्नी, यानी संजय की पत्नी, ये संजय की पत्नी, ठीक, संजय की पत्नी है। ठीक, तो उस चित्र वाले व्यक्ति से संजय का संबंध क्या है? तो क्या हो गया? पुत्र ही तो हुआ वो। भाई पत्नी का लड़का संजय का क्या होगा? पुत्र होगा। तो यानी अब यहां पर देखिए प्रश्न में कहा गया संजय चित्र को, किस चित्र को देख रहा है? तो पुत्र को देख रहा है, यानी यहां पर अपने पुत्र को देख रहा है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 104। यहां पर सारणी में लुप्त स्थान को भरना है। ठीक, तो जरा देखिए 9, 8 और 7, इसमें आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस मिल रहा है। यदि आप 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो 16, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 8 मिल जा रहा है। इसी प्रकार इसमें देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिल गया। अगर आप इसको देखें तो 20 में कितना जोड़ा जाए कि इसको 2 से डिवाइड करने पे 12 मिल जाए? तो देखिए विकल्प ए में 2 लिखा है, तो 20 में 2 को जोड़ेंगे तो 22, 22 से 2 का करेंगे तो 11 है। विकल्प बी में 4 लिखा है, 24 हो गया, 20 और 4 24 हो गया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, यानी यहाँ पर विकल्प बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 105। पूछा जा रहा है कि राम 1 किलोमीटर पूरब की दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर वहां से 2 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, और अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, तो वह अपने बिंदु से कितनी दूरी पर होगा? आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको और एक्सप्लेन करते हैं। यहां से इसको समझना आपको आसान हो जाए। पहले कहा जा रहा है कि राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, तो यहां पर देखिए पूरब किधर होगा? जैसे मैप में आप पूरब जाते हैं तो ये राम 1 किलोमीटर पूरब चला। फिर कह रहा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चला, दक्षिण नीचे है, तो आप यहां से उसको 5 किलोमीटर ले आए। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि वहां से वो 2 किलोमीटर पूरब चला, अब आपने उसको 2 किलोमीटर पूरब चला दिया। फिर कह रहा है कि अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, अब यहां से वो सीधे 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। ठीक, अब कह रहा है कि वो अपने बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी वो यहां पर से स्टार्ट किया था और यहां पर है, यानी इस दूरी को पूछा जा रहा है। ठीक, अब देखिए जरा यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कि 90 अंश से निर्मित ये त्रिभुज है, जिसको आप कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्लियर है? इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो इसको कर्ण कहा जाता है, इसको लंब कहा जाता है, और इसको आधार कहते हैं। क्लियर है? पहले हम इस साइड की वैल्यू को निकाल लेते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये दूरी अगर 5 किलोमीटर है तो ये दूरी भी 5 किलोमीटर हो गई, और ये टोटल दूरी जो है 9 किलोमीटर है, तो ये दूरी जो है ये 4 किलोमीटर नहीं हो जाएगी? यदि हम बात करें इतनी दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये भी समान दूरी है, तो ये भी 2 किलोमीटर हो गया, और वो 1 किलोमीटर पहले चढ़ा था, तो यानी ये दूरी 3 हो गई, यानी ये 3 हो गया आधार, और लंब जो है वो 4 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 3 और 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में जाएगा तो 5 वैल्यू आ जाएगी, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त स्थान को ज्ञात करिए, यानी यहाँ पर लुप्त स्थान को पता करना है। 6, 24, 60, 120 और 210। देखिए जब संख्याओं में बहुत बड़ा अंतर होने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर इनटू का प्रयोग हो रहा है, यानी वहां पर गुणा हो रहा है। आइए जरा देखिए, देखिए यहाँ पर इसके हल को सबसे पहले क्या किया गया? पहले 6 को फाइंड आउट किया गया, तो 2 का क्यूब माइनस 2। देखिए जब 2 का क्यूब लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? 2 का 3 बार गुणा। ठीक, 2 का 3 बार गुणा, ये क्यूब का मतलब होता है। तो यहाँ पर आ गया 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8, फिर 2 घटेगा तो 6। इसी प्रकार 3 का क्यूब माइनस 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27, और 3 गया 24। इसी प्रकार 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो 6 का क्यूब माइनस 6 हुआ तो 210 आ गया। अगली बार आपने देखा कि 7 का क्यूब किया और माइनस 7, यानी जितने का आप क्यूब कर रहे हैं उतना ही आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 336। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 107 में कहा जा रहा है कि यदि कुछ संत शहीद थे, ये सत्य है, तो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत नहीं थे, ये सत्य है या
असत्य है, इसका अनुमान क्या निकाला जा सकता है? तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आप इस तरह भी कर सकते हैं। कह रहा है कि कुछ संत शहीद हैं, यानी एक आपने सर्किल बनाया और ये कहा कि कुछ यहाँ पर आपने लिखा संत, ठीक, और यहाँ पर क्या लिखा, ये सर्किल जो है ये शहीद के लिए लिया, ठीक। अब कह रहा है कि कुछ शहीद असंत नहीं थे, इससे ये निकला है, तो ये बात सही है कि कुछ शहीद जो है असंत नहीं थे, वो संत थे, यानी ये बात क्या है, सत्य है, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला है प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 में पूछा जा रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में सिस्टर और कार को क्रमशः ये लिखा जाए तो इस कूट को क्या लिखा जाएगा? देखिए इस प्रकार के प्रश्न को करते समय सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि जो कूट बना ये किस आधार पर बना है। तो आप देख रहे हैं कि जो सिस्टर के लिए कूट का प्रयोग हुआ है और कार के लिए इन्हीं अंकों की मदद से इस कूट का निर्माण हुआ है। देखिए जरा, इसमें जो अंक प्रयोग है वही इसमें है, और जो ऑप्शन में अल्फाबेट्स से निर्मित जो शब्द हैं वो वही अल्फाबेट्स हैं जो ऊपर यहाँ सिस्टर और कार में है। इसका मतलब ये बना इसी से है। आप देखिए जरा, पूछा है 6 किसको कहा जाएगा, तो आप यहाँ देखिए 6 किसको कहा जा रहा है, यहाँ 6 ए को कहा जा रहा है, ठीक, यानी 6 की जगह आपने ए लिख लिया। 5 किसको कहा जा रहा है, देखिए 5 यहाँ आर को कहा जा रहा है, यहाँ पर भी आर के लिए 5 है, यानी 5 आर आर हो गया, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। बस इतना चेक करना था, ए विकल्प सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 108 का विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 109। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक वर्ग, अच्छा पूछा जा रहा है कि यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक, यदि ये आपस में बराबर है और यदि सभी आंतरिक कोण 90 अंश के हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्गों की संख्या। देखिए जरा, वर्गों की संख्या आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको निकालते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर 13 वर्ग बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए AFOB ये एक वर्ग बना, फिर यहाँ पर BONC बना, फिर यहाँ पर CNMD बना, फिर यहाँ पर DMLE बना, यानी 4 वर्ग तो ऊपर बन गए। तो यहाँ जब 4 बने तो यहाँ पर भी 4 बन गए, नीचे भी ये बन जाएंगे ये, ठीक। अब देखिए 8 वर्ग बन गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर AGIC ये एक बना, तो एक ये भी तो बनेगा CIKE, तो 2 ये बन गए, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। फिर आप देखेंगे कि एक बन रहा है, अब मैं इसको रिमूव कर दूं जरा। अब देखिए आपने देख लिया कि 8 2 10 तो आपने बना लिए। अब देखिए एक बन रहा है BHJD, बोलिए BHJD, ये आपका 11वां बन गया। अब आप देखिए यहां पर एक BFHN ये भी तो एक वर्ग बन रहा है। इसी प्रकार से यहां पर DNJL ये भी एक बनेगा, यानी 11 बन चुके थे, 12 और 13 ये कुल मिला के यहां पर 13 वर्ग बनेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 110। पूछा जा रहा है कि एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, तो 4 बार बजने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पर प्रश्न पढ़ने में लग रहा होगा कि बहुत साधारण पूछा कि अगर 8 बार बजने में 14 सेकंड तो 4 बार बजने में, तो कहेंगे ये पूछने वाली क्या बात है। यहाँ ज़्यादातर लोग इसका आंसर 7 सेकंड कर देंगे, जो सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहली बार जब बजी होगी तो उस समय तो 0 सेकंड हुआ होगा ना, पहली बार बजने के बाद सेकंड शुरू हुआ होगा, यानी कि जब 8 घंटी बजी तो 7 अंतराल हुए और 14 सेकंड लगे, क्योंकि जो पहली घंटी बजी थी वो 0 सेकंड पर बजी थी, उसके बाद सेकंड बजना शुरू हुआ, ठीक, यानी 8 घंटी बजी और अंतराल अगर देखेंगे तो 7 अंतराल होंगे और कुल समय कितना लगा, 14। इसी प्रकार से यदि आपसे 4 घंटियों का पूछ रहा है तो अंतराल कितने हुए, 3, तो आपके समय क्या निकल जाएंगे, 6 सेकंड, यानी आपका यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 111। पूछा जा रहा है कि A B से लंबा है परंतु C जितना लंबा नहीं। दूसरे में कह रहा है कि D E से लंबा है परंतु B जितना लंबा नहीं, और तीसरे में कह रहा है कि E F से लंबा है परंतु D जितना नहीं। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। पूछा जा रहा है पहले में कि A B से लंबा है, देखिए यहाँ पर लिखा है A B से लंबा है लेकिन C जितना लंबा नहीं, यानी यहाँ सबसे लंबा क्या हो गया, C। फिर दूसरा कह रहा है कि D E से लंबा है, तो यहाँ पर D E से लंबा हो गया लेकिन B जितना नहीं, यानी यहाँ पर B लंबा। तो आप यहाँ पर एक सिनेरियो देख रहे होंगे कि C लंबा है A से, लंबा है B से, और यहाँ B से छोटे हैं D और E, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर D और फिर E आ गया, ठीक। अगला भी कंडीशन देख लीजिए, कह रहा है तीसरे में कि D E F से लंबा है लेकिन D जितना नहीं, तो यानी यहाँ पर D इन सब में आगे रहेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या बनी, ये यानी हमने आपको यहाँ तक बताया था और D लिखा था, फिर उसके बाद E और F जुड़ जाएगा। सबसे लंबा पूछा जा रहा है तो ये सबसे आसान है, सबसे लंबा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और सबसे छोटा F हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 को देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में अगला अक्षर कौन सा है।
तो देखिए सबसे पहले इनके गैप को देख लेते हैं। बी और डी के बीच में सी को गैप किया यानी एक गैप। यहाँ पर डी और जी के बीच में डी के बाद ई एफ यानी 2 को गायब किया, फिर जी आया, तो यहाँ 3 गायब होगा, यहाँ 4 गायब होगा और यहाँ पर 5 गायब। अब पी के बाद 5 लोगों को गायब करके अगला अक्षर लिख लीजिए। कह लो पी क्यू आर एस टी यू यानी अगला अक्षर क्या आ जाएगा वी, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही। 112 का यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 113। यहाँ पर भी देखिए संबंध से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा है कौन? तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको देखते हैं। मैंने कहा जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते चलिए। सबसे पहले क्या कहा गया? सबसे पहले कहा गया कि ए जो है बी का भाई है, तो आपने बी का भाई ए को बना दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि जो सी है वो ए का पिता है, तो सी को ए का पिता आपने कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद कह रहा है कि डी जो है ई का भाई है, तो डी को ई का भाई बना दिया आपने। फिर उसके बाद कह रहा है कि ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि तब डी का चाचा है, तो आप ये देखिए ए और बी यहाँ पर भाई है और ये उसकी पुत्री है और ये इसका भाई है, तो ये डी तो ए को चाचा ही तो कहेगा, क्लियर सी बात है। यानी यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? ए जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ए जो है चाचा होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 114। प्रश्न संख्या 114 में पूछा जा रहा है कि आगे आने वाले क्रम को फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए के बाद बी को हटाया, फिर सी को हटाया और डी आ गया, ठीक है। इसी प्रकार डी और जी के बीच में देखेंगे तो डी के बाद ई एफ को हटाया, फिर जी आ गया, और जो लास्ट में था इसी को फिर स्टार्टिंग लिया, फिर जी के बाद एच आई हटाया, फिर जे आ गया, जे के बाद के एल हटा एम आ गया। यानी कि जो अंतिम है उसको पहला ले रहा है और दो दो को हटा रहा है। यानी आप यहाँ पर एस से स्टार्टिंग करेंगे तो एस के बाद फिर क्या आता है? तो आपने एस के बाद देखा टी यू हटा वी आया, और वी के बाद डब्ल्यू एक्स हटा और वाई आया। इस प्रकार यहाँ पर एस वी और वाई यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 115। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यहाँ पर जो एक्स है वहां पर कौन सी संख्या रखी जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या सीक्वेंस बन रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर इंटू या वर्ग जैसी कोई कंडीशन बनेगी। यानी आप यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 25 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 9 34, और 34 में यदि हम 4 के वर्ग को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 16। तो 34 में से 16 जाएगा तो 18, बिल्कुल सही। इसी प्रकार 7 7 49 और 5 25, 49 और 25 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 यानी 74, 74 में से 3 का स्क्वायर यानी 9 घटाएंगे तो 65 आ गया। इसी प्रकार 9 9 81 और 6 6 का 36, 6 और 7 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 117, ठीक। और 3 का स्क्वायर 9 घटा देंगे तो 117 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 8 108, यानी यहाँ पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 का विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 से अब करंट से प्रारंभ हो रहा है। देखिए जो नए फैक्ट होंगे उनको लेंगे, पुराने फैक्ट को स्किप करेंगे, पुराने फैक्ट में जो फैक्ट आगे आ सकते हैं उनको भी सम्मिलित करेंगे। पूछ रहा है कि वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला देश कौन था। तो वर्तमान समय में आप देख लीजिए, वर्तमान समय में भारत को जो कच्चे तेल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश है वो कौन है? रूस। तो आप रूस को याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 117 में पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक था, किस वस्तु का? तो यहाँ पर आप 2021-22 के आंकड़े के हिसाब से देख लीजिए कि जो शीर्ष निर्यात था उसमें पेट्रोलियम उत्पाद है, उसके बाद कीमती पत्थर, औषधि फार्मूले, लौह एवं इस्पात, फिर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु और उनसे संबंधित उपकरण। यानी सर्वाधिक उत्पाद निर्यात किसका हो रहा है? पेट्रोलियम उत्पाद का, उसके बाद कीमती पत्थर और तीसरे नंबर पे औषधि फार्मूले। यानी टॉप 3 को तो आप कम से कम याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 118। पूछा जा रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। आप सभी को पता है कि नई रिपोर्ट 2021 आ चुकी है, तो इसके रिपोर्ट के अनुसार इस स्थिति को देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो 2021 की रिपोर्ट है उसमें अगर वनावरण को देखें तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। यानी सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है? कि सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि यदि हम वनावरण के साथ साथ वृक्षावरण को भी शामिल कर दें तो 24.62% पर इसका विस्तार है। दूसरी बात। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है वो 2261 वर्ग किलोमीटर की हुई है। तीसरी बात ये याद रखनी है। चौथी बात
कि यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का क्रम क्या है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा और पांचवें पे महाराष्ट्र। बिल्कुल याद होना चाहिए। पांचवी बात आपको क्या याद रखनी है कि यदि आपसे सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो उसमें मिजोरम नंबर 1 पे है, अरुणाचल दूसरे नंबर पे है, मेघालय तीसरे पे है, मणिपुर चौथे पे है और पांचवें पे नागालैंड है। यानी जो वनों का विस्तार है वो क्षेत्रफल के आधार पर भी आप याद रखेंगे और ये प्रतिशत के आधार पर भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 119। पूछा जा रहा है कि भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 में कौन सा अवयव, तो ये पुराना है, इसको स्किप कर देंगे। प्रश्न संख्या 120, ये 2017-18 के राजकोषीय घाटे को पूछ रहा है, तो जरा इस समय के डेटा को देख लीजिए। यहां पर देखिए सबसे पहली बात कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, तो सरकार की जो कुल राजस्व आय है और राजस्व व्यय है, इसके अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आधिकारिक तौर पे ये जो राजकोषीय घाटा शब्द आया, ये आया 1889-90 में। दूसरी बात। तीसरी बात, करंट से संबंधित डेटा कि 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा है, ये सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहने का अनुमान है। यानी इन तीन बातों को आप यहां पर याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 121। प्रश्न संख्या 121 में पूछ रहा है जीडीपी 2017-18। इसमें जरा नए बजट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। देखिए 2022-23 के बजट में अगर इसकी कुल व्यय की बात करें तो इसमें 39.45 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है कुल व्यय, और राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो याद रखिएगा 16.611 लाख करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा है, जो प्रतिशत में अभी आपने कितना पढ़ा था, 6.4%। क्लियर है। यदि हम 2022-23 में जीएसटी के हिस्से को देखें, यानी राजस्व में माल एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी का हिस्सा देखें तो 16% है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का हिस्सा देखें तो 7%, निगम कर का हिस्सा देखें तो 15%, आयकर का हिस्सा देखें तो 15% और सीमा शुल्क का हिस्सा देखें तो 5% होता है। ठीक है, तो ये डेटा भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी किस बैंक में सर्वाधिक थी, तो वर्तमान में देख लीजिए। तो यहां पर आप देख लीजिए कि सभी वाणिज्यिक बैंकों में भारत सरकार की जो सर्वाधिक हिस्सेदारी है वो किसमें है, पंजाब और सिंध बैंक में है। इस समय सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 97.1%। बस करंट डेटा को देख लेना आपको। 2017-18 के संघीय बजट के बारे में बात कर रहा है, तो इसको आप यहाँ पे स्किप कर देंगे। पूछ रहा है कि मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है। देखिए जब पहली पूछ दे तो आप इसको जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार उसको रिपीट भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। जो अवनी चतुर्वेदी थी, ये मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान को उड़ाया और अकेले उड़ाने वाली ये पहली महिला पायलट थी, नाम है अवनी चतुर्वेदी। बस इतना आपको याद रखना है। यहां पर एक बात और आपको याद रखना है कि उस भारतीय जिम्नास्टिक का नाम जिसने फरवरी 2018 में जिम्नास्टिक विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रखा, यानी इन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीता और उनका नाम क्या है, अरुणा बुद्धा रेड्डी। ठीक है, यानी यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे इनको। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर किस शहर में आयोजित हुआ था। अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक, यहां पर अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करूं तो इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन है ये 2018 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आपको पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में किया गया था, और अगर हम 2022 के बारे में बात करें तो सितंबर 2022 में नई दिल्ली में इसका ये आयोजित हुआ है। ठीक, तो इस बार भी 2022 में भी नई दिल्ली में और पहली बार भी 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। और ये कहाँ पर लागू किया गया था, मतलब इस पर अमल कहाँ पे हुआ था, कब, पेरिस में। ठीक, अगला देखिए, पूछ रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप 2018 ये किसने जीता, तो आप करंट देख लीजिए कि 2019 में जो अभी हुआ है सुल्तान अजलान शाह कप दक्षिण कोरिया ने भारत को पराजित करके जीता है। तो ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे, यानी 2019 का दक्षिण कोरिया ने भारत को पराजित। पूछ रहा है कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी कौन। देखिए यहाँ पर पुराना पूछा होगा 2018 की, यहाँ पर जब प्रश्न लिखा जा रहा था तो उस समय करंट डेटा से रिलेटेड प्रश्न लिख दिया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 है वो चीन में आयोजित मेजबानी होगी। तो ये आपको एकदम करंट है, इसको याद रखना है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 के मध्य चीन के बीजिंग में आयोजित हुआ। ठीक, तो ये याद रखेंगे। और पूछा 2018 का था, लेकिन अब प्रश्न जब टाइप हुआ होगा तो उसमें उन्होंने करंट डेटा से रिलेटेड टाइप कर दिया। अगला है 129, पूछ रहा है 21वां फीफा विश्व कप 2018, तो जरा करंट का फीफा देख लीजिए। जो 22वां फीफा हुआ है विश्व कप 2022 ये कहाँ पर, कतर में। तो बस याद रखना है 22वां फीफा विश्व कप 2022 में। करंट से रिलेटेड आपको मैगजीन ई दृष्टि भी कंप्लीट कराई गई है, घटनासार भी और घटना चक्र भी। ठीक, और आगे जैसे अपडेट होगी मैगजीन उसको आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 130। प्रश्न संख्या 130 में खुशहाली रिपोर्ट 2018 पूछ रहा है, तो इसके करंट डेटा को देख लीजिए।
वर्ष 2022 में जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, इसमें फिनलैंड फिर से प्रथम स्थान पर है और भारत के स्थान की बात करेंगे तो 136वें स्थान पर भारत है। ये डेटा याद रखेंगे क्योंकि ये खुशहाली रिपोर्ट कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 131 पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम। तो आइए 22 की थीम देख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बात मनाया कब जाता है? 5 जून को। इसका विषय क्या है? ओनली द अर्थ, यानी केवल पृथ्वी, इसका थीम था। कब? 2022 का। और इसका मेजबान देश कौन है? स्वीडन। याद रखेंगे, मेजबान देश कौन है? स्वीडन है। क्लियर है? इतनी बातें याद रखेंगे और थीम थी ओनली द अर्थ। अगला है हुरून ग्लोबल रिच 2018 की से संबंधित है। तो आइए जरा इसके नए अपडेट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हारून ग्लोबल रिच लिस्ट आई है 2021 की, इसमें अरबपतियों की अगर संख्या देखेंगे तो शीर्ष देश कौन है? चीन। चीन शीर्ष पे है, यहाँ 1058 अरबपति हैं। यूएसए में 696 है और भारत में 171 है। यहाँ पर भारत के संदर्भ में आप संख्या भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक ने अपने जो ध्वज को बनाया था वो 3 धारियों में था, पीले, सफेद और लाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आप याद रखेंगे कि कर्नाटक ने 2018 में अपना राज्य ध्वज अनावरण किया था। अब आप इसके रंग को भी याद रखेंगे, पीले, सफेद और लाल रंग में, और मध्य में राज्य चिन्ह मुद्रित था। अगला है 2018-19 के बजट से रिलेटेड है। आइए विभिन्न योजनाओं में पैसे का आवंटन पूछा गया है। देखिए 2022-23 में यहाँ पर दिया गया है। 2022-23 के बजट में जो आवंटन है, पेंशन में कितना आवंटन है? 2,07,132 लाख करोड़। अगर हम रक्षा की बात करें तो 3,85,370। यदि हम खाद्य सहायिकी की बात करें तो 2,06,831। यदि हम ग्रामीण विकास की बात करें तो 2,06,293। ठीक है, यदि हम कृषि और संबद्ध गतिविधि की बात करें तो 1,51,521। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो 49,220 और स्वास्थ्य की बात करें तो 86,606। याद रखेंगे। अगला है, यहां पर प्रश्न संख्या 135 में जो पूछा जा रहा है ये 2018 से, ये पुराना, इसको छोड़ देंगे। 136 में पूछा जा रहा है कि 2019 में कौन था, ये भी छोड़ दीजिए। ये 137वें प्रश्न को देखिए, पूछा जा रहा है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। देखिए पहला पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। दीव जो था वो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश था, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, बिहार के किस जिले में 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट्स का निर्माण? तो याद रखिएगा गोपालगंज इसमें था, बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अब पुराना हो चुका है ये डेटा। पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2016-17 में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी, इसमें करंट डेटा को जरा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें कृषि, पशुपालन, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में व्यापार, यातायात, संप्रेषण, मनोरंजन, सूचना और न्याय आदि आते हैं तृतीय क्षेत्र में। यदि हम 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान की बात करें तो कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में जो आय थी वो क्रमशः कितनी थी? तो कृषि में 18.8%, उद्योग में 28.2% और सेवा क्षेत्र में 53% था। ठीक है, और याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र की कुल जीडीपी में भागीदारी वर्ष 21-22 में 53% अर्थात 78.10 लाख करोड़ थी। ठीक, तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विविध से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 140 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला दिया गया है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में, ये सही है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान, ये श्रीनगर में नहीं है, ये लखनऊ में है। ठीक, अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है सही सुमेलित है, जबकि यहाँ ए और सी सही सुमेलित हो गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर प्रश्न ही गलत लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर पूछेगा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तब यहाँ आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। और आप सभी को पता है कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। देखिए ये जो अनुसंधान संस्थान है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर जरा जिले वाइज अन्य संस्थान को भी देख लीजिए। जैसे वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी है, ये भी बात याद रखेंगे, पूछा भी गया है। अगर हम बात करें लखनऊ की तो यहाँ पर केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान है, साथ ही साथ लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान भी है, याद रखेंगे। लखनऊ में ही केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी है। लखनऊ में एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, तो ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे और याद नहीं होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा।
अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है कानपुर। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी है। यहाँ पर भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूट संस्थान भी है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जेके कैंसर संस्थान का है, वो भी कानपुर में है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान, ये भी कहाँ पर है? कानपुर में। तो इन सभी अनुसंधान संस्थान को भी आप इनके साथ याद रखेंगे तो ये प्रश्न 360 डिग्री में कंप्लीट हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के 140 प्रश्न को 360 डिग्री में कंप्लीट कराया गया ताकि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाए और संभावित प्रश्न पर भी अपनी पकड़ बनाए सके आप। ठीक है, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।